अच्छा, दूसरे इसमें जो वो उसकी कैलकुलेशन में था, हमारे हमारे हमारी प्रोग्रामिंग में मसला था, इसलिए वो जो है ना नंबर ड्रॉप हुए हैं आप लोगों के। और उसकी रीजन ये थी कि असल नंबर आपके वही थे जो अब नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए वो कुछ ऑप्शंस को जो गलती होती थी उनको भी सही कैलकुलेट करके नंबर थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर रहा था। और दूसरी चीज ये थी कि एक और जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो इसको सेव किया जाए साथ साथ, ताकि आप लोग अगर किसी वजह से बैक का बटन दबा दें तो उस पर हम काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगले टेस्ट तक इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट कर देंगे हम। तो उम्मीद तो है कि तब तक हम लगे हुए हैं उस पर, क्योंकि जाहिर बात है कि काफी इश्यूज हैं, इसकी वजह से हमें भी पता है कि वो आपको भी जो वो बैक कर लेते हैं तो सारे के सारे टेस्ट ज़ाया हो जाता है। लेकिन चलो अच्छा, ये इस तरह आप लोगों की रिवीजन ज़्यादा हो जाती है और आप लोग बार बार क्वेश्चंस को और इमेजेस को देखते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम ये जो है नंबर आप लोग कैलकुलेट कर लिया करें, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए एग्जैक्ट नंबर करना, वो इसलिए क्योंकि वो जो परसेंटेज है उसका कैलकुलेट कर लिया करें। कि मतलब अगर आपके सपोज करें कि 92% है, तो इसका मतलब है कि अगर 25 क्वेश्चन है तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 92 का मतलब ये है कि आपके दो गलत हुए हैं, 23 आपके ठीक है। तो वो आप लोग नंबर ऑफ कैलकुलेशन, अब आज का जैसे रिजल्ट है तो ये 2.5% का एक यानी कि क्वेश्चन है। तो अगर आपके सपोज करें कि 75 हैं, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कितने बनते हैं आपके। तो यानी कि अगर यानी कि 4 गलत हुए होंगे तो आपके 90% है, 5 गलत हुए होंगे तो 88.5% है, इस तरह आपके जो है नंबर आ जाएंगे। उसको देखेंगे हम, इसमें ऑप्शन को भी देखेंगे। अच्छा जी, अब हम जल्दी से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। जो पहला आप लोगों का क्वेश्चन था, एक मिनट मुझे जैसे अपनी की निकाल लेने दें ताकि हम देख। अच्छा जी। जी, तो पहला जो था उसमें हमारे पास ये सामने क्वेश्चन आ रहा है। इसमें थी कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड डायवर्टिकुलाइटिस। अच्छा, अब लोगों को इसमें जाहिर बात है कि थोड़ी सी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन को भी साथ यूज करना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास पहली ऑप्शन थी HCC। और HCC ऑब्वियसली इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो जाहिर बात है कि नॉन वेस्कुलर लीजन है जो भी लीजन था। और दूसरा ये था कि आप अगर इसको देखते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा जो ड्रॉप यानी कि ट्रू ट्रांसमिशन जो है, या वो जो इसकी एग्जेजरेटेड ट्रांसमिशन होती है, तो वो भी थी, यहाँ से थोड़ा सा कट भी रहा था ये जो इमेज था। तो थ्रू ट्रांसमिशन बेहतर थी इसकी इमेज की। और दूसरा ये था कि हमारे पास जो और दूसरा ये इसके अलावा कि जो HCC है वो सॉलिड लीजन होता है, वो सिस्टिक कम होता है, नेक्रोसिस हो सकता है उसके अंदर, लेकिन प्योरली मतलब फ्लूइड इंटेंसिटी का या फ्लूइड सिग्नल या एनेकोइक वो नॉर्मली नहीं होता। उसके बाद एक हमारे पास थी क्या हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकती है। तो हाइड्रेटेड सिस्ट नॉर्मली क्या होती है कि उसके अंदर आपको इतना वो इरेगुलर मार्जिन नहीं मिलते। वो आपने जब भी देखी होगी हाइड्रेटेड सिस्ट नॉर्मली वो वेल डिफाइंड मार्जिनेटेड होती है, और उसके अंदर जो है वो डॉटर सिस्ट इसके अंदर साथ और बन रही होती हैं। और उसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो ये है कि जो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस लेस लाइकली इतना बड़ा और इतना एवेस्कुलर होगा। मतलब हो सकता है सिस्टिक के जो मेटास्टेटिक इस तरह के डिपॉजिट आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी ऑब्वियसली आपको एक तो वेस्कुलरिटी मिल रही होती है, और दूसरा इसके अलावा आपको इसके अंदर जो जो इसकी कंटेंट है, और एक तो मल्टीपल आपको नजर आते हैं, क्योंकि मेटास्टेसिस इतना बड़ा आइसोलेटेड एक होना काफी लेस लाइकली है। तो मेटास्टेसिस जब भी आपको नजर आएंगे उसमें ज्यादा चांसेस यही होंगे कि वो मल्टीपल होंगे और डिफरेंट, उसकी अपीयरेंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगला क्वेश्चन ये था, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी फाइंडिंग associated with the ill-defined developing asymmetry in the central right breast। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये था कि आपके पास इस इमेज के ऊपर आपने डिसाइड करना था कि जो ये जो एसिमेट्री है या जो ये लीजन है, इसके साथ कौन सी इनमें से इन तीनों में से एसोसिएटेड फाइंडिंग है जो हमारे लिए सस्पिशियस है। अब क्या इसमें प्लियोमॉर्फिक कैल्सिफिकेशन है? नहीं, इसमें प्लियोमॉर्फिक कैल्सिफिकेशंस भी नहीं थी। और दूसरी चीज इसमें थी कि क्या इसमें स्किन थिकनिंग है? तो आपको आइडिया है कि यहाँ पे ये स्किन का एरिया होता है और ये भी बिल्कुल नॉर्मल पड़ा है। लेकिन जो इसके साथ अब नॉर्मेलिटी प्रेजेंट कर रही थी वो हमारी थी निप्पल रिट्रैक्शन। और अगर अब आप इसमें इसको देखें तो यहाँ से जो निप्पल है, ये वाला जो पार्ट है, ये रिट्रैक्ट होके अंदर गया हुआ है। और इसको अगर आप कंपेयर करें
दूसरे के साथ, तो इसमें आपको ये देख लेंगे कि निप्पल के अंदर कोई रिट्रैक्शन नजर नहीं आ रही। तो इस केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी इस वाले केस में, बाकी वो फाइंडिंग सारी बात है कि जो प्लियोमॉर्फिक कैल्सिफिकेशन है और स्किन थिकनिंग दोनों सस्पिशियस फाइंडिंग्स हैं यानी कि इसमें। लेकिन इसके अंदर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सेकेंडरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, जिसकी वजह से हम इसके अंदर आगे बायोप्सी की तरफ जाएंगे, वो क्या चीज होगी, वो बेसिकली निप्पल रिट्रैक्शन है। और निप्पल रिट्रैक्शन के अंदर इस पेशेंट को, वैसे ये जो इन्होंने देखा हुआ है इसमें ये था कि ये किया गया था आगे, इसको क्या कहते हैं, इमेज किया गया था, लेकिन ये ट्यूमर नहीं निकला था। लेकिन स्टिल चूंकि निप्पल रिट्रैक्शन इसके अंदर फाइंडिंग आ गई थी, और आप लोगों को ये इमेज के अंदर नजर भी आ रही है कि ये देखिए यहाँ से ये अंदर को इंडेंट होके बाहर को निकला हुआ है। तो ये आपको मैं एक मेमोग्राफी में ये भी दिखाना चाह रहा था कि ये निप्पल रिट्रैक्शन किस तरह नजर आता है। दूसरा इसके अंदर यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऊपर देखे होंगे तो इस जगह पे आपको लिम्फ नोड्स भी नजर आ रहे थे। जो लिम्फ नोड्स थे वो भी इसके अंदर रिएक्टिव थे, और उसकी वजह से जो है ना वो ये यहाँ पे जो है ना आपको नजर। अच्छा, जो इन्होंने किया है कि हम जूम नहीं कर सकते। अच्छा, जूम में मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जूम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यानी कि एप्पल में अगर कोई यूज कर रहा है ना, वो तो बड़े आराम से जूम कर लेता है, क्योंकि तो मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। लेकिन जो एंड्रॉयड है उसमें कई दफा जूमिंग के अंदर प्रॉब्लम आता है, तो उसमें आप क्रोम या इसका जो मतलब ब्राउजर चेंज करके देख लें, हो सकता है उससे फर्क पड़ जाए। नहीं तो क्योंकि अगर हम इसको इमेजेस को हम ओपन किसी और इमेज में करना शुरू कर देंगे ना, फिर आप लोगों के लिए टेस्ट को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा ये है कि हम इसको किसी तरह जूम की भी ऑप्शन दें। दूसरा ये है कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पहले टेस्ट सेव करना शुरू कर दें, ताकि अगर आपने 15 क्वेश्चन के बाद कोई क्वेश्चन ओपन किया और वो रीसेट हो गया है, तो उसमें कम से कम आपके वो 15 क्वेश्चन जो है वो सेव हों, और आप फिर 15वें से बजाय 16वें से स्टार्ट कर लें इस क्वेश्चन को। तो इसलिए ये हम इसको कर रहे हैं, इसको हम इंशाल्लाह डेफिनेटली। हाँ, ये कह रहे हैं एंड्रॉयड में भी होती है लॉन्ग क्लिक देन प्रेस प्रीव्यू इमेज, यानी कि आप उसको जो है ना मतलब लॉन्ग क्लिक के साथ करेंगे। अच्छा, इसमें ये जो स्किन थिकनिंग है ना, मैं आपको इसमें मेमो में दिखाऊंगा कि स्किन थिकनिंग इसमें ये थोड़ा सा हल्का सा एडिमा है, लेकिन ये बिल्कुल वो उस वजह से है, जैसे निपल ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा वो है। लेकिन एज सच जो पूरी की पूरी बाकी स्किन है वो इतनी कोई साथ सिग्निफिकेंटली थिकन नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हम अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था कि जो पेशेंट है प्रेजेंटेड 2 वीक्स हिस्ट्री ऑफ पाल्पेबल थिकनिंग अपर आउटर राइट ब्रेस्ट, ठीक है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इन्फिल्ट्रेटिंग लोबुलर कार्सिनोमा होता है, उसके अंदर जो है वो, जो उसकी मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है वो पाल्पेबल थिकनिंग ही होती है। और उसमें जिसको आप ये कहते हैं कि ये मतलब रिट्रैक्शन, और जो इसके साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, ये जो स्किन रिट्रैक्शन के साथ और श्रिंकिंग ब्रेस्ट के वहां से फोकल मतलब थोड़ी सी डिम्पलिंग सी बन जाती है ब्रेस्ट के ऊपर। तो ये जो आपका इन्फिल्ट्रेटिंग लोबुलर कार्सिनोमा, जो कि इसका ठीक आंसर था, उसके जो फेवर में चीजें थी वो एक तो ये होता है कि उसमें आपके जो क्या कहते हैं, एक इसका आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन के साथ प्रेजेंट करता है, या ये स्पिकुलेटेड मास के तौर पे प्रेजेंट करता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो आपके यानी कि इस इसमें जो आपका बेसिकली जो मेन गोल है वो ये है कि आपने आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, जिस तरह कि आपको यहाँ पे ये वाला मिल रहा है। तो इसलिए इसलिए फिर इसके अंदर हमारे पास अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं थी। तो फैट नेक्रोसिस में आपको पता है कि इसमें एक प्लस माइनस ल्यूसेंट मैस होता है और साथ थोड़ी सी कैल्सिफिकेशन होती है। इसमें कैल्सिफिकेशंस नहीं थी, जो कि फैट नेक्रोसिस को थोड़ा रूल आउट कर देती थी। पोस्ट सर्जिकल स्कार में क्या होता है कि एक तो ये पोस्ट सर्जिकल स्कार तो साथ होता है, लेकिन उसके अलावा जो आपका मेमोग्राम है उसमें भी जो ट्रैक है वो आपको वहां तक आता हुआ स्किन के ऊपर, क्योंकि अगर पोस्ट सर्जरी हुई है, वहां पे पहले सर्जरी हुई है, तो वहां तक जो यानी कि इंसिजन दिया गया है उसका भी आपका निशान वहां पे रहता है। नॉर्मल ओवरलाइन के साथ कभी भी जो है आपको आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगी। इसमें आपको क्लियर कट आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन का एरिया मिल रहा था। रेडियल स्कार इसके अंदर एक अल्टरनेटिव था, जो कि मतलब आप सिलेक्ट कर सकते थे। और लेकिन इसमें मसला ये है कि जो रेडियल स्कार है उसमें आपके यानी कि दूसरी ऑप्शन जो थी, अगर यानी कि जो क्लोज स्क्रीन ऑप्शन थी वो रेडियल स्कार था, लेकिन इसके अंदर हाई सस्पिशन चूंकि था और जो पाल्पेबल थिकनिंग थी ब्रेस्ट की, तो इसलिए इसके अंदर जो बेहतर ऑप्शन थी बी और ई में से, वो आपकी इन्फिल्ट्रेटिंग लोबुलर कार्सिनोमा था।
हाँ जी बिल्कुल, 2 वीक की हिस्ट्री है। और उसमें है अल्ट्रासाउंड पे भी आईडीसी भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, ये तो आपको आ रहा है। दूसरा रेडियल स्कार में सेंट्रल ल्यूसेंट, रेडियल स्कार के अंदर आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन होती है और ल्यूसेंसी होती है उसमें डेफिनेटली, लेकिन इसमें इतनी कोई सेंट्रल ल्यूसेंसी है नहीं। इसमें तो सारे का सारा जो है वो डिस्टॉर्टेड है। और फैट नेक्रोसिस के अंदर भी आपको सेंट्रल ल्यूसेंसी मिलती है। तो लेकिन फिर भी अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन हो और ये आपके पास इन्फिल्ट्रेटिंग लोबुलर कार्सिनोमा ना हो इसमें मेमोग्राफी के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली इसीलिए फिर रेडियल स्कार भी जो है वो आपका बायोप्सी पे जाता है, क्योंकि उसको कई दफा आप रिलायबली इस पे रूल आउट नहीं कर सकते। साइज बिल्कुल इसमें इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आपको आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन का एरिया मिल गया है तो फिर तो आपको मतलब यानी कि माइक्रो कैल्सिफिकेशन साथ मिल गई है, तो फिर उसमें डेफिनेटली ये डिफरेंट होगा इसके अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका 56 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट प्रेजेंट, हाँ ये विद सिलिकॉन रप्चर ऑन द लेफ्ट 10 years अर्लियर। और उसके अंदर नो पेशेंट हैज पैल्पेबल मैस इन लेफ्ट एक्सिला। ये तो मतलब जो पहले होते थे ज्यादा, क्या कहते हैं इम्प्लांट्स, जो जिस तरह ये वाला जो इम्प्लांट था उसके अंदर क्या हुआ था कि जो सिलिकॉन के इम्प्लांट्स होते थे तो उसके साथ फिर वो जो अगर वो किसी वजह से बर्स्ट हो जाता था, जो अब ये इसका इम्प्लांट होता था, तो उसके साथ फिर एक टिपिकल जो था ये सिलिकॉन ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती थी। और उसका एक जो फाइंडिंग होती थी वो क्या होती थी कि स्नो स्टॉर्म लाइक अपेयरेंस के अंदर होते थे जो लिम्फ नोड के अंदर थे। तो इसमें बेसिकली पैल्पेबल मैस जो लेफ्ट एक्सिला में है, तो इस ये मोस्ट लाइकली फॉरेन बॉडी रिएक्शन या जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है फॉरेन बॉडी के लिए वो है। और ये की जाहिर बात है कि मोस्ट लाइकली किसी लिम्फ नोड में हुआ और उसके बाद वो आगे बढ़ता गया और उसकी वजह से जो है ना ये वो। और ये जो होता है हमेशा एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो रप्चर होता है ना ब्रेस्ट का, उसके अंदर ही ये सिलिकॉन इम्प्लांट ये जो होता है इस तरह के वो बनते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर बाकी फाइब्रोएडिनोमा ऑब्वियसली। अच्छा, उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस थी ना इसमें, एक इन्वेसिव कार्सिनोमा था, फिर फाइब्रोएडिनोमा था, फिर ब्लिग्नेंट लिम्फ नोड था। इन सारों में एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि ये ज्यादातर हाइपोइकोइक होते हैं, एकोजेनिक नहीं होते इनमें से कोई भी लीजन। तो इसका मतलब था कि उसके अंदर अगर आपको एकोजेनिक एरिया मिल रहा है तो इट्स लेस लाइकली कि ये इन्वेसिव कार्सिनोमा, फाइब्रोएडिनोमा या ब्लिग्नेंट लिम्फ नोड होगा। तो इसलिए इसमें से आपको पास ऑप्शन सिर्फ सिलिकॉन ग्रेनुलोमा की थी और एक टिपिकल हिस्ट्री भी दी हुई थी। और जो जिसमें भी ग्रेनुलोमा बनेगा उसमें ये याद रखना है कि ये हमेशा एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो है रप्चर होगा इसका। अच्छा, उसके बाद अब ये एक पेशेंट था, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें ये था कि जो आपके 22 ईयर वुमेन प्रेजेंट्स विद 6 month फॉलोअप ऑफ पैल्पल ब्रेस्ट। अच्छा, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि 6 महीने पहले एक अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड होने के बाद उन्होंने देखा कि एक लीजन पड़ा हुआ है जो कि वेल डिफाइंड है। और उनको लगा कि ये हो सकता है कि फाइब्रो एडिनोमा ना हो। अब जो कि फाइब्रो एडिनोमा मिल गया था तो उसके बाद इसके अंदर बायरेट 3 था और 6 months फॉलोअप कर दिया गया। ठीक है, अब 6 months के बाद वो पेशेंट वापस आ गया है और अब आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि जो क्या चीज इस चीज को इंडिकेट करती है कि हम वापसी कर लें या हम जो है वो फिर दोबारा अगली दफा 6 महीने का एक और फॉलोअप ले लें। तो इसमें से अगर तो इनमें से आपने जो कट ऑफ था वो इम्पोर्टेंट था कि मोर देन 20% ग्रोथ अगर हो गई है इन 6 months, तो ये इंडिकेट करती है कि ये फाइब्रोएडिनोमा की बजाय ये फ्लोइडियस ट्यूमर जो है उसको इंडिकेट करती है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो वेल डिफाइंड हाइपोइकोइक लीजन और इस तरीके का फाइब्रोएडिनोमा का जो डिफरेंशियल बनेगा वो इसमें फ्लोइडियस ट्यूमर ही बनेगा। और फ्लोइडियस ट्यूमर को डॉक्यूमेंट करने के लिए इन्होंने ये कहा कि जी 20% से ज्यादा अगर आपको ग्रोथ मिल गई है तो ये आपके लिए इस चीज की इंडिकेशन है कि अब आप बायोप्सी पे प्रोसीड करेंगे। अब और मोर देन 10%, मोर देन 5% जो है ये फाइब्रोएडिनोमा में भी ग्रोथ हो सकती है, तो इसलिए इसके साथ फिर हम इसको बायोप्सी पे आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मोर देन 20% ग्रोथ आ गई है तो फिर ये डेफिनेटली जो है वो बायोप्सी की तरफ जाएगा। और फिर उसमें जारी बात है कि अगर मोर देन 50% ग्रोथ आ गई है तो फिर नॉर्मली ये किया जाता है कि फिर वो एक्सीजन पे चला जाता है, फिर उसको एक्सीजनल बायोप्सी कर देते हैं। इसमें चूंकि एक्सीजनल बायोप्सी की बजाय वो सिंपल जो आपकी नॉर्मल बायोप्सी है तो वो करेंगे, तो उसके लिए फिर 20% जो ग्रोथ है वो अगर ज्यादा है, उससे ये याद रखें आप लोग कि 6 months फॉलोअप के बाद अगर मोर देन 20% ग्रोथ आ गई है तो दिस मीन्स कि अब आपने इसको बायोप्सी पे लेके जाना है, आपने इसको फर्दर फॉलोअप्स पे नहीं रखना। अच्छा जी, उसके बाद ये है
हाँ अच्छा, ये था एक और पेशेंट, इसमें सिंपल टेक्सचुअल क्वेश्चन था, और उसमें उन्होंने ये कहा था 51-year-old मेल, या सॉरी 51-year-old पेशेंट कम्स विद अ palpable lump in her left breast. The mammogram reveals scattered granular tissue and otherwise unremarkable. What is the next step? इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि वर्ड जो यूज हुआ था वो पाल्पेबल लंप का था। ठीक है, जब अगर पाल्पेबल लंप आ जाए तो फिर फॉल्स नेगेटिव जो आपका मेमोग्राम है वो भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना इन स्टडीज के अंदर। तो उसको रूल आउट करने के लिए या उसकी पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए आप हमेशा अल्ट्रासाउंड करते हैं अगर पैल्पेबल मैस है, यानी कि जिसको ना सिर्फ पेशेंट फील कर रहा है बल्कि आपने भी हैंड से फील किया है कि वहां पे लीजन पड़ा हुआ है। तो उस सूरत में आप अगर मेमोग्राम नॉर्मल भी आ गया है तो आपने उसको कॉम्प्लीमेंट करना है साथ अल्ट्रासाउंड के, ताकि वो उसके अंदर फिर मजीद यानी खुदा न खास्ता जो है वो लीजन डेवलप ना हो। और इस तरह का एक केस हमारी कुलीग थी, वो लंदन में करती हैं, तो उन्होंने वो ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट ही हैं, तो उनसे इस तरह मिस हुआ था, और वो पेशेंट जो था 6 मंथ्स के बाद मेटास्टेसिस साथ प्रेजेंट हो गया था। उसमें मेमोग्राम नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड पे लीजन होना था अगर वो देख लेते, लेकिन जब 6 मंथ्स के बाद हुआ तो 6 मंथ्स के अंदर ही वो पता नहीं कोई बहुत ही अग्रेसिव था, तो उसके बाद वो पता नहीं कोई 1 साल वो केस भुगतती रही थी उसका, जो नेग्लिजेंस का। तो इसलिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद अगला पेशेंट था, फिर एक इमेज था, उसके अंदर जो था आपको एक यहाँ पे लीनियर सा एरिया नजर आ रहा था यहाँ पे जाता हुआ। अच्छा, इसमें आपको याद होगा कि मैंने पहला स्कैन था उसमें मैंने आपको ट्रैम ट्राइक जो ऑप्शन थी, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे हमने पहले देखी थी आपको याद होगा, तो उसको तो हमने वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन कहा था। लेकिन ये एक दूसरा लीजन है जो कि मतलब इसी तरह हाइपरडेंस है, पेरिफ्री में, अपर आउटर क्वाड्रेंट में है। और तुम्हारे पास जो डिफरेंशियल थे उसमें एक एथेरोस्क्लेरोसिस था। एथेरोस्क्लेरोसिस आप देख चुके हैं कि वो किस तरह होती हैं, वो तो नॉर्मल वॉल कैल्सिफिकेशन जिस तरह की आर्टरीज की आ रही होती हैं वो हमने देख चुके हैं वो केस। पेपिलोमा जो होता है वो क्या क्या होता है, डक्टल डायलिटेशन प्रोड्यूस करता है। और दूसरा ये कि जाहिर बात है कि 64-year-old मेल सॉरी फीमेल पेशेंट में वो लेस लाइकली होगा। डायलेटेड डक्ट भी जो है जाहिर बात है कि वो नॉर्मली किस एरिया में होती हैं, डायलेटेड डक्ट अगर नजर आए तो वो रेट्रोएरियोलर या निपल के अराउंड एरियाज के अंदर आपको डायलेटेड डक्ट ज्यादा नजर आती हैं। फिर ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक बचती थी जो कि सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस था। तो जो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है वो इसकी ये टिपिकल एक मेमोग्राम की पिक्चर है, और इसको मोंडोर डिजीज या MONDOR मोंडोर डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी अपीयरेंस दिखाने के लिए दिखाया गया था कि आपको ये आइडिया हो कि जो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है उसकी वेन की, और साथ वो क्या हो करता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है उसके अंदर उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से, या थ्रोम्बस के बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये दोनों चीजें जो है आपको इसमें आइडिया होना चाहिए था। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो था ना, ये मेरे ख्याल से दो दो आ गया, लेकिन चले बहरहाल अभी हम इसको देखते हैं। इसको हम एक तो इसको ओपन कर लें, ठहरे एक मिनट। हाँ जी, ये आ गया। अच्छा, इसको अगर आप देखें ना तो ये एक लीजन पड़ा हुआ है जो कि मतलब ये आपने अगर उसकी रीजन्स देखे होंगे जो क्या कहते हैं उसको, लियोमायोमा है, तो उसमें इसके अंदर ये कौन सा टाइप का था, ये बेसिकली सब म्यूकोजल वैरायटी ऑफ लियोमायोमा था। है तो लियोमायोमा लेकिन ये म्यूकोजा की वजह से चूंकि सब म्यूकोजल रीजन में पड़ा है तो ये एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर बल्ज कर रहा है। अब जो एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर बल्ज करता है लीजन, तो उसमें क्या करेगा, वो उसकी म्यूकोजल इरिटेशन कर देगा, और जब म्यूकोजल इरिटेशन करेगा तो सबसे पहले वो मेनोरेजिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है, क्योंकि उसमें जाहिर बात है कि उसकी सारी वो म्यूकोजल इरिटेशन और वो सारे के सारे फीचर्स उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एक चीज की अनलाइकली टू कॉज मेनोरेजिया नहीं, ये कॉज करता है मेनोरेजिया के लिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है कि may become pedunculated and collapse into the cervical canal और vagina। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर टेंडेंसी होती है। और आपको याद होगा कि जब हम एंडोमेट्रियल पॉलिप के लिए डिफरेंशियल देखते हैं तो उसमें फिर हम पेडुंकुलेटेड जो आपकी ये लियोमायोमा है इसको भी उस ऑप्शन में इंक्लूड किया जाता है। क्या ये पेडुंकुलेट, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें टेंडेंसी होती है, ये ग्रो करते जाते हैं, फाइब्रोस ट्यूमर होते हैं, तो ये ड्रॉप कर सकते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर। तो ये इसके अंदर ठीक आंसर था। उसके बाद इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लियोमायोमा, नहीं, ये लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ लियोमायोमा है, कि ये सिर्फ 5% इंसिडेंसेस में होता है।
हैज नो इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, इसका इफेक्ट, ये वाहिद वो है लियोमायोमा जो कि इफेक्ट करता है प्रेगनेंसी को। क्यों? उसकी वजह ये है कि सॉरी, ये फीटल इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता, क्योंकि सारी बात है कि जहाँ पे फीटस ने इम्प्लांट होना उसमें से 50% एरिया तो ये ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, तो इसलिए फिर उसके अंदर फीटल इम्प्लांटेशन नहीं होती, तो इस वजह से फिर ये उसमें भी करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थी इसमें से अनलाइकली टू कॉज ये और ये गलती, और मे बिकम पेडिकुलेटेड एंड दिस जो है वो इसमें ठीक ऑप्शन होती है। हाँ जी, ये हाँ सर, क्वेश्चन नॉट विजिबल, अच्छा नहीं, अब आप देख लें, वो मैंने खुद इमेज रखा हुआ था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें आपकी क्या था, वाई इट्स नॉट लेस हाइपोटेंस ऑन T2, इसमें ये देखें, ये मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि जो आपके इमेजेस होते हैं ना, वो हमेशा रिलेटिव होते हैं, इनकी विंडोइंग चेंज करने से इसकी सारी वैल्यूएशन चेंज हो जाती है। लेकिन आपके पास इसमें इस तरह के लीजन में और डिफरेंशियल भी तो कोई नहीं होता कि अगर आपका वो एक वेल डिफाइंड इतना लीजन है, एंडोमेट्रियम के अंदर पड़ा हुआ है, और वो सॉरी ये सब मिकोजल रीजन में पड़ा हुआ है और मिकोजा के अंदर बल्ज कर रहा है, तो लेस लाइकली है कि आप इतना, और फिर भी उसके अलावा भी ये रिलेटिव हाइपोटेंस, अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप होता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप तो एंडोमेट्रियल जैसा सिग्नल दे रहा होता है नॉर्मली, तो इसलिए उसके अंदर आता है। अच्छा जी, हाँ इसका ट्रू बिल्कुल यही है, मे बी कम पेडंकुलेटेड एंड प्रोलैप्स, ये वाला ये जो है। जी, नौवा भी यही था, गया था गलती से। अच्छा जी, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है कि आपको जो इसकी सिस्ट्स हैं विजाइनल एरिया की, उनका जरा आपको आइडिया होना चाहिए। जो पेरी यूरिथ्रल कोलेजन इंजेक्शन होता है, वो बेसिकली एक मेथड है जिसके साथ आप जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो ओल्ड एज में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस फीमेल में डेवलप हो जाती है, तो उसमें फिर क्या करते हैं कि आप यूरिथ्रा के अराउंड, जहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, उसके अराउंड आप इंजेक्शन दे देते हैं। तो ये जो होता है मतलब उसकी लोकेशन नॉर्मली इस जगह, क्योंकि ये यूरिथ्रा, अगर मैं एक मिनट है इसको आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो इसमें यूरिथ्रल लोकेशन ये होती है, यहाँ से यूरिथ्रा आना होता है ना, तो पेरी यूरिथ्रल देंगे तो इस जगह पे आएगा, वो विजाइनल कैनाल से आगे होता है हमेशा इंजेक्शन, ठीक है। तो अगर उसमें पेरी यूरिथ्रल कोलेजन इंजेक्शन दिया जाएगा, तो इस जगह पे नहीं होगा, वो विजाइनल कैनाल से एंटीरियरली पड़ा होगा, जहाँ से यूरिथ्रल ओपनिंग इस जगह पे वो इम्प्लांट करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा था कि गार्डनर डक्ट सिस्ट। तो जो गार्डनर डक्ट सिस्ट होती है वो अपर विजाइना के साथ रिलेटेड होती है इस जगह पे, और सॉरी, ये मैं आपको इसके, हाँ ये वाला इस एरिया के अंदर, ठीक है। और जो ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, इसके साथ आप लाइन ड्रॉ कर लें, जिस तरह ये प्यूबिक बोन पड़ी हुई है, इस लाइन से नीचे अगर कोई सिस्ट होगी तो वो बार्थिलोन बार्थोलिन सॉरी बार्थोलिन बार्थोलिन जो है डक्ट सिस्ट होगी, और जो इससे ऊपर होगी इस लाइन से, वो गार्डनर डक्ट सिस्ट जिसको कहते हैं ना, आप वो होती है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज यही है, और दूसरा ये कि ये पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ विजाइनल इंट्रोइटस, यानी कि जहाँ पे ओपनिंग है इसकी, उस जगह पे ये पोस्टीरियरली होती है, ठीक है। और नेबोथियन सिस्ट आपको पता है कि वो क्या होती हैं, कि वो नॉर्मली सर्वाइकल रीजन में, इस जगह पे ऊपर, विजाइनल सिस्ट नहीं है, वो ऊपर होती है सर्विक्स के अंदर, ठीक है। और यूरिथ्रल डाइवर्टिकुलम, ऑब्वियसली यूरिथ्रा के साथ अगर कोई डाइवर्टिकुलम होगा भी सही, तो वो नॉर्मली यूरिथ्रा के साथ कम्युनिकेशन में होगा, इसमें उसके साथ उसकी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद हम अगला चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ये अब आप लोगों को सारे इसके ऑप्शंस क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 11 नंबर क्वेश्चन है, और ये था कि 47-year-old फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेल्विक मास। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शंस थी 1 2 3 4 5। एंडोमेट्रियोमा क्यों नहीं है? एंडोमेट्रियोमा को पता है कि इसमें हेमरेजिक सिग्नल्स होते हैं, और बड़ा टिपिकल सा, हमने एक पिछले में देखा था कि वो डिफ्यूज सा सिग्नल देती है, और इसमें एंडोमेट्रियोमास में T1, ये जो कि पहले वाला है, ये T1 में वो ब्राइट होती हैं, और दो के डार्क हो सकती हैं, यानी कि T2 के ऊपर, क्योंकि ब्लड प्रोडक्ट की वजह से। उसके बाद म्यूसिनस ट्यूमर जो है, उसमें क्या होता है, म्यूसिनस ट्यूमर आप लोगों ने याद रखना है कि जो म्यूसिनस ट्यूमर्स हैं, वो चूंकि मेलिग्नेंट हो सकते हैं या होते हैं, तो उन मेलिग्नेंट लीजन्स के अंदर आपकी जो स्ट्रक्चर है उसमें नोडुलैरिटी और थिकनिंग बहुत ज्यादा होती है। इसमें इतना सिस्टिक नहीं होते म्यूसिनस ट्यूमर, मतलब उससे सब्टेशंस भी ज्यादा होंगे, और वो कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल सिस्ट के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है कि फंक्शनल सिस्ट ऑफ ओवरी, ऑब्वियसली जो है इसमें जो फंक्शनल सिस्ट है वो भी लेस लाइकली है कि इतनी बड़ी और इतनी कभी भी फंक्शनल सिस्ट नहीं हो सकती, जो आपकी नॉर्मल रूटीन के अंदर होती हैं, और वो
प्रीमेनोपॉजल के अंदर नजर आती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सीरस सिस्ट एडिनोमा और सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा का बेसिकली जो है ना, इसमें आपने डिफरेंशिएट करना था। और उसमें जाहिर बात है कि आप, वही बात है कि हिस्टोपैथोलॉजी के बगैर आप इसको फाइनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल इसके अंदर चूंकि एक इनकम्प्लीट से एक सेप्टा था और एक छोटा सा जो है वो नोड्यूल था, तो ये मोस्ट लाइकली जो थी यूनिलोकुलर सिस्ट थी, तो ये सिस्ट एडिनोमा की तरफ फेवर ज्यादा कर रही थी। हाँ, अगर ये साथ असाइटीज होती, साथ कोई आपको सेकेंडरी नोड्यूल सेप्टेशन ज्यादा नजर आ रही होती, तो फिर आप इसको सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा को फेवर करते हैं सिस्ट एडिनोमा के ऊपर फिर। लेकिन क्या आप 100% इसको सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं? नॉर्मली नहीं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली फिर अगर वो सिस्ट को मतलब कोई भी आपको एक भी नोड्यूल अगर मिल गया है, तो वो ऑब्वियसली इसको रिस्क की तरफ जाता है और आपको इसको ऑपरेट ही करना पड़ता है। उसके अलावा आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचती। बिल्कुल करता है, लेकिन सिर्फ एक नोड्यूल, वो भी मतलब इस तरह का लो ऑन T2, मतलब जो सिग्नल है इसका वो देखें ना आप कि ये T2 के ऊपर लो है। अगर हाँ, ये अगर T2 जरा ब्राइट नोड्यूल होता, तो वो फिर ब्राइट T2 लीजन है ना, वो थोड़े ज्यादा उसको फेवर करते हैं कि ये कोई ज्यादा खतरनाक लीजन है। इसमें कहीं तो फाइब्रस थोड़ा सा एरी कंपोनेंट होता है, तो वो इस तरह का इंडिकेट कर सकता है। नोड्यूल हमेशा मेलिग्नेंसी को फेवर करता है, मतलब नोडुलर जितना नंबर ऑफ नोड्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतनी उसकी मेलिग्नेंसी बढ़ती जाएगी। और अगर म्यूरल नोड्यूल विद वेस्कुलरिटी आ गया अल्ट्रासाउंड के ऊपर, यानी कि आपको एक नोड्यूल मिल रहा है और वेस्कुलर है, तो फिर तो आपने क्या कहते हैं सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा दे देना, अगर वो प्रिडोमिनेटली सिस्टिक ट्यूमर है। अगर वो कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा इसमें ये होता है कि जो म्यूसिनस ट्यूमर होते हैं ना, उसमें आपने भी देखा होगा कि एमआरआई के ऊपर ना एक सिग्नल नहीं आ रहा होता, उसमें मुख्तलिफ सिस्ट्स होती हैं। किसी का सिग्नल थोड़ा ब्राइट होगा, किसी का थोड़ा लाइट होगा, किसी का और डिफरेंट कलर्स में, यानी कि उसके शेड्स होते हैं। जबकि जो सीरस ट्यूमर्स होते हैं ना, उनमें आपको नॉर्मली एक ही पूरे का पूरा ना एक ही सिस्ट का कलर चेंज नहीं हो रहे होते। तो आप इससे भी उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि म्यूसिनस ट्यूमर्स को, जो कि ज़रा एग्रेसिव हैं ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू सिस्टिक या सिस्ट एडिनोमास, तो वो मतलब सीरस सिस्ट, सॉरी सीरस का वर्ड यूज है ना, सिर्फ सीरस सिस्ट एडिनोमास, तो वो ज़रा थोड़े से सिंपल होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इसे अगले में। ये ऑलमोस्ट वही का वही है, अब बल्कि वो थोड़ा डार्क भी ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है। कि जो पहले हमें इतराज था कि वो इतना डार्क नहीं होता था उसमें, और उसमें वाकई नहीं था। तो इसमें फिर यही था कि ये कौन सा इसमें ऑप्शंस थी। इसमें ये था डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल पॉलिप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिप हमेशा T2 पे ब्राइट होगा। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कार्सिनोमा भी जो है वो T2 पे ब्राइट होगा और वो एग्रेसिव होगा और वो इस तरह का लो सिग्नल एरिया उसमें नहीं होगा। उसके बाद फिर एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम क्या है इसमें, एडिनोमाइसिस जो है वो जंक्शनल जोन पे होता है, वो कभी भी मतलब सॉर्ट ऑफ ये क्या कहते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर बल्ज नहीं करता। ठीक है, वो अगर जंक्शनल जोन पे इसी तरह का लीजन पड़ा होता और उसमें बेशक वो इतना ही लो T2 पे होता, लेकिन उसमें फोकल हाइपर इंटेंस एरियाज होते, तो फिर हम उसको एडिनोमायोसिस की तरफ ले जाते। उसके बाद फिर इंटरस्टिशियल फोकल एडिनोमायोसिस की तरफ। और दूसरा फिर इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ये जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्टोपिक कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर वो एक्टोपिक एंड इंटरस्टिशियल होती तो वो बिल्कुल थोड़ा साइड पे होती जहां से वो एंटर हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन थी सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, तो भी हमने इसको डिस्कस किया है कि सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड की शक्ल ऐसी ही होती है और वो बल्ज करता है और प्रॉब्लम भी करता है, और वो बहुत कॉमन नहीं है, बहुत लीस्ट कॉमन वेराइटी है उसके अंदर। उसके बाद आता है जी एक और पेशेंट, और इस पेशेंट में क्या था कि इसमें आपके पास ऑप्शन थी 34-year-old फीमेल पेशेंट विद मेनोरेजिया एंड पेल्विक पेन। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि जी एक आपको अल्ट्रासाउंड पे दिखाया गया इमेज, और उसके बाद फिर ये आपको एक लीजन है जिसके अंदर साथ आपको ये सिस्टिक, यानी कि लीजन है बेसिकली। ये मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये यूट्रस के साथ एसोसिएटेड है। इसमें थोड़ी सी ब्रिजिंग वेसल्स भी नजर आ रही हैं आपको, जो कि ये सिग्नल लॉस्ट वॉइड एरियाज हैं, जो कि इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि इसको मोस्ट लाइकली जो है यूट्राइन आर्टरी से सप्लाई जा रही है, ना कि ओवेरियन से, जो कि उसको एडिनेक्सल से उसको डिफ्रेंशिएट कर देती है। और फिर उसके बाद उसके अलावा इसमें जो एक और इमेज था वो ये वाला था। इस इमेज में क्या था कि इसमें भी आपको वो एक यूट्रस के आगे एंटीरियरली वही लीजन नजर आ रहा है, लेकिन अंदर जो पार्ट है उसका, जो सेंट्रल पार्ट है, वो हाइपर इंटेंस सिग्नल का एरिया
आ रहा है और हेट्रोजीनस से उसके अंदर सिग्नल्स है मजीद आगे। तो इसका मतलब ये था कि अब आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें था कि हम इनमें से इन 5 ऑप्शन में से कौन से करेंगे। एक तो ये था कि एडिनोमायोमा, ये भी आपको बताया था कि एडिनोमायोमा जो है ये भी किस जगह पे होता है नॉर्मली, क्या कहते हैं इसको, वही जंक्शन जोन वाली साइड पे। और दूसरा इसमें कैन बी सीन विद एन वेरी स्मॉल स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एडिनोमायोमा, नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड में था सिस्टिक एडेनेक्सल मैस। सिस्टिक एडेनेक्सल मैस जो है वो ऑब्वियसली उसके साथ एक तो ब्रिजिंग साइन नहीं मिलता आपको, दूसरा ये मतलब बिल्कुल ही से एसोसिएटेड है, और ये है जो भी चीज़ है ओरिजिनेट इसने इसी से किया हुआ है, यूट्रस से। तो इस वजह से हमें इसको यूट्राइन लीजन को ही सोचना पड़ेगा। डीजनरेटेड लियोमायोमा या डीजनरेटिंग लियोमायोमा ये दोनों हो सकते हैं, और ये याद रखिएगा कि 2/3 ऑफ जो फाइब्रॉइड्स होते हैं या जो लियोमायोमास होते हैं वो अंडरगोइंग डीजनरेशन प्रोसेस में ही आपको मिलते हैं, मतलब मेजोरिटी उनमें से डीजनरेट कर रहे होंगे जिनका एक्सटेंड कम से ज्यादा के दरमियान हो सकता है। और किस वजह से ज्यादा डिजनरेशन होती है, वो नॉर्मली रैपिड ग्रोथ कई दफा होती है। जैसे ही रैपिड ग्रोथ होगी तो जो ब्लड सप्लाई उसकी डिसऑर्गेनाइज सी आ रही होती है वो आउट ग्रो करती है, तो उसका सेंट्रल पार्ट जो है वो नेक्रोज होना शुरू हो जाता है। ट्रॉमा के अंदर भी हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, और उसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल जब एट्रोफी होती है तो उसके साथ भी चूंकि यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है तो उसके साथ भी इसके साथ जो इसकी है वो डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। पेल्विक ट्यूबोवेरियन एब्सेस की पिक्चर नहीं है, वो हमने देखी भी है शायद, उसमें पूरी की पूरी ट्यूब जो है वो डायलेटेड होती है। और लियोमायोसार्कोमा जो है अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन अब इसके दरमियान में जो मेलिग्नेंसी के साइंस हैं, जिस तरह अगर तो कोई होते तो फिर हम जिस तरह के साइटिस हो सकती थी, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती थी, पेरिटोनियल इम्प्लांट्स हो सकते थे, या इन्वेजन ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर, इनमें से अगर कोई चीज होती तो फिर हम इसको लियोमायोसार्कोमा की तरफ लेके जाते। लेकिन चूंकि ये इसके बावजूद कि इतना बड़ा लीजन है लेकिन इसके मार्जिन बिल्कुल वेल डिफाइंड है, कहीं कोई ग्रेशन नहीं लग रही, तो इस वजह से हम इसको डिजेनरेटिव लियोमायोमा में लेके जाएंगे। हाँ, नॉट एब्सेस देखें, एब्सेस जो है वो ये पिक्चर देखें, इसमें से ये एब्सेस को किस तरह एक्सप्लेन करेगी। ये लीजन तो ये पड़ा है पूरे का पूरा, ये जितने एरोज है ना ये सारे के सारे लीजन को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर जो पार्ट इसका मतलब लिक्विफाई हो चुका हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है। तो एब्सेस होती तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली पेरिफेरी से जो है वो पूरे का पूरा इक्वल होता है, और वो फिर साथ थोड़ी सी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, जिस तरह ये फैट तो इतनी नीट पड़ी है इसके अंदर, तो फैट इतनी नीट भी नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद मोस्ट कॉमन इसमें भी मुख्तलिफ हैं ऑप्शंस, कि कोई फैटी है कोई नॉन फैटी है, लेकिन बस आप डिजेनरेटिव याद रखें। अच्छा, ग्रोथ ब्लड सप्लाई इफेक्ट ऑन डिजेनरेशन, डेफिनेटली जिस तरह होता है इसकी ग्रोथ आउट ग्रो करेगा तब भी ब्लड सप्लाई रुकेगी, और अगर उसमें जो किसी और वजह से जिसने ट्रॉमा के बाद कोई ब्लड सप्लाई रुकी है तो तब भी उसकी जारी बात है कि डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और प्रेगनेंसी में भी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये सारे के सारे जो है ना उसके अंदर वो होते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपके पास ये उसने पूछा है, इसमें ये सिंपल टेक्सचुअल क्वेश्चन है क्योंकि आपको आइडिया तो हो रहा है। 6-year-old boy presents with a palpable left non palpable left testis, you are shown an ultrasound in the left inguinal region, और उसमें उसने पूछा है कि जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इनफर्टिलिटी तो इसकी सबसे डॉक्यूमेंटेड है, और दूसरा मिलिग्नेंट डिजेनरेशन भी अनडिसेंडेड टेस्टिस की मोस्ट डॉक्यूमेंटेड है, कि इसमें सारी बातें वो डेवलप हो सकता है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है नॉर्मल जितना टेस्टिस को चाहिए होता है, कि वो ऊपर होती है, तो इस वजह से फिर इसके अंदर आपकी मिलिग्नेंसी के कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो चीज इनफर्टिलिटी हो गई, मिलिग्नेंट डिजेनरेशन हो गई, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसे पेशेंट्स अगर आप लोगों ने पीडियाट्रिक पेशेंट्स किए हो तो आपको ये आइडिया होगा कि अनडिसेंडेड टेस्टिस नॉर्मल हर्निया के साथ ही, यानी कि उसमें कोई ना कोई हर्निया का एलिमेंट अवेलेबल होता है, कि आपको बाउल कई बार नियत करती नजर आ रही होती है, कई बार रिट्रैक्टाइल टेस्टिकल होती है, लेकिन वो जो उसका डीप इंग्वाइनल रिंग का एरिया है वो ओपन होता है, वहां से बाउल कभी अंदर जाती है, जैसे बच्चा रोता है तो बाउल अंदर चली जाती है फिर बाहर निकल आती है, तो बाउल इनकार्सरेशन के भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। किस चीज के इनफेक्ट चांसेस नहीं बढ़ते, वो ऑर्काइटिस के नहीं बढ़ते, क्योंकि ऑर्काइटिस जो है उसके अंदर ऐसी कोई वो नहीं है कि वो टेस्टिकुलर लोकेशन के ऊपर वो बढ़ना या कम होना हो सके। तो इसके अंदर जो ऑप्शन थी वो आपकी ऑर्काइटिस ही थी, कि ये इसके अलावा बाकी ये तीनों चीजें जो है वो उसके साथ आकर कर सकती हैं। अच्छा, इससे अगला 15वां नंबर जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि ये एक इमेज था, और इस इमेज के अंदर क्या था कि आपको
ये रेक्टम के अंदर कंट्रास्ट डाला गया और यहाँ पे एक आपको स्ट्रीम सी नजर आ रही है उसकी जाते हुए। तो क्वेश्चन ये था कि ये कौन सा टाइप का फिस्टुला है। ठीक है, यानी कि हमें ये तो पता लग गया कि ये फिस्टुलस कम्युनिकेशन है, लेकिन उसमें हमने कौन से टाइप का करना है। तो क्या ये कोलो वेसिकल या ब्लैडर के साथ फिस्टुलाइजेशन है? नहीं, ब्लैडर के साथ अगर फिस्टुलाइजेशन होती तो क्या होता था कि ब्लैडर ने आउटलाइन हो जाना था। तो ब्लैडर तो आउटलाइन नहीं हुआ, इसका मतलब है ब्लैडर के साथ इसकी कम्युनिकेशन नहीं है। इंटैरो एंटेरिक फिस्टुला में क्या होता है कि बाउल लूप जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा होता वो आउटलाइन होती, और यहाँ पे अगर उसकी किसी का कम्युनिकेशन होती तो डेफिनेटली कोई स्मॉल बाउल ही होनी थी। और तो अगर स्मॉल बाउल होती तो वो फिर हमें बाउल के फोल्ड्स और वो सारी सेकेंडरी चीजें नजर आनी चाहिए थी, वो भी हमें नजर नहीं आई। उसके बाद रेक्टल परफोरेशन, जब भी कभी खुदा ना खास्ता रेक्टल परफोरेशन होगी तो वो क्या करेगी, वो जो जो बाकी यानी कि ऑर्गन साथ पड़े उनको बाहर से आउटलाइन कर देगी। और यानी कि वो यहाँ से वो ब्लैडर को आउटलाइन कर रही होती है, और ये रेक्टम के पीछे भी सारी की सारी कंट्रास्ट पड़ा होता है अगर रेक्टल परफोरेशन होती। तो इसमें बेसिकली जो चीज ठीक थी वो थी कोलोविजाइनल फिस्टुला, कि इसमें जो है वो आपको यहाँ से एक फिस्टुलस कम्युनिकेशन नजर आई, जो आगे जाके यहाँ पे विजाइनल कैनाल के अंदर ओपन हुई और विजाइनल कैनाल से ही वो बाहर निकल गई। ये बेसिकली कंट्रास्ट फ्लोरोस्कोपिक स्टडी है, इसमें वो यानी कि बेरियम नहीं किया गया इंसर्ट। इसके लिए दूसरा जो सॉल्युबल कंट्रास्ट होता है ना, ये जो नॉन आयनिक कंट्रास्ट, ये जो आपका आजकल अवेलेबल, उसको ही इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। स्लाइटली विजिबल नहीं है वो, अगर उसका फिस्टुला होता है तो उसकी फिस्टुलस कम्युनिकेशन देखे ना आप किस जगह पे हो रही है। यहाँ से आके यहाँ से आके यहाँ आ गया, ब्लैडर तो कहीं होता तो ऊपर पड़ा होता, ये तो इसी का फिस्टुला है जो यहाँ से यहाँ तक आके आ रहा है। क्योंकि जाहिर बात है कि इन दोनों के दरमियान में इस पूरी जगह में यहाँ से यहाँ तक दो वॉल्स हैं। एक रेक्टम की वॉल है जो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रही होगी, उसके बाद फिर आगे वेजाइना की वॉल है वो आगे आ रही होगी, जाहिर बात है। और उन दोनों वॉल्स के अंदर से होता हुआ ये जो है फिस्टुला आगे जाता है। फिस्टुलोग्राम, तो पता नहीं कह सकते हैं इसको कि नहीं, क्योंकि इसमें रेक्टम को फिल किया है ना हमने। तो फिस्टुलोग्राम में तो नॉर्मली होता है कि फिस्टुला के अंदर आप इंजेक्शन लगा के तो उसको आउटलाइन करते हैं। तो इसमें तो ये है कि रेक्टम के अंदर उन्होंने कंट्रास्ट फिल किया और वो फिस्टुला आउटलाइन हो गया। तो आप फिस्टुलोग्राम का वर्ड यूज कर लें, लेकिन नॉर्मली ये मतलब रेक्टल कंट्रास्ट दिया गया है। तो सॉर्ट ऑफ पार्शियल रेक्टल एनीमा टाइप चीज है, जिसके अंदर से रेक्टम से कंट्रास्ट देके तो उसके अंदर से हमने कंट्रास्ट को आउटलाइन किया है कि गया किधर है। तो दूसरी साइड से उन्होंने ये फिस्टुला इसके अंदर देखा गया है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, अगला चलें जी। कौन सा है? क्वेश्चन 16, और इसमें 66 ईयर ओल्ड फीमेल पोस्ट हेपेटिक ट्रांसप्लांट। अच्छा, इसमें एक ये एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, एक जो भी मतलब कलेक्शन ऐसा था, एक्वोजेनिक फोकल सा एरिया पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये जो इमेज है इसमें आपको इंडिकेट हो रहा है कि ये जो भी लीजन है ये कौन सी स्टडी है, ये पावर डॉपलर है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता लग रही। ये कलर डॉपलर नहीं है। ठीक है। तो उसमें जो ये एरिया है इसमें कोई वेस्कुलरिटी भी नहीं है। अब हमारे पास डिफरेंशियल थे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पोस्ट हेपेटिक ट्रांसप्लांट है। जो पोस्ट हेपेटिक ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उनमें जो एड्रीनल हेमरेज है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं? एक तो ये कि राइट जो एड्रीनल वेन है वो सर्जरी के वक्त थ्रोम्बोज भी हो सकती है और वो डैमेज भी हो सकती है। उसके अलावा ये होता है कि जब वो ऑपरेट कर रहे हैं तो डायरेक्ट, क्योंकि लिवर पूरा निकालना है, एड्रीनल्स के साथ पड़ा हुआ है, तो वो एड्रीनल को भी हिट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए कई दफा वो भी जो है मतलब उसकी वजह से भी हेमरेज हो सकता है। और उसके अलावा जो अगर पेशेंट पोस्ट सर्जरी में यानी कि पोस्ट सर्जिकल स्टेट में है तो उसमें भी स्वीयर स्ट्रेस के अंदर जो है सेप्सिस, बर्न्स और बाकी सारी की सारी जो चीजें जो हैं यानी कि जो स्ट्रेस कर सकती हैं पोस्ट सर्जिकल, वो भी हेमरेज में इडियोपैथिक एड्रिनल हेमरेजेस कर सकती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन थी वही ठीक थी, और वो एड्रिनल हेमरेज थी, क्योंकि ना तो ये वेस्कुलर है, प्लस ये कोई फेज इन फेज आउट पे कोई सिग्नल ड्रॉप भी नहीं कर रहा, दूसरा नॉर्मल है, और दूसरा ये T2 के ऊपर हाइपर इंटेंस है, जो कि सब एक्यूट जो है यानी एक्यूट सब एक्यूट के अंदर जो इसकी पिक्चर होती है ब्लड की,
अच्छा, फ्यूक्रोमोसाइटोमा हो सकता था, लेकिन अगर फ्यूक्रोमोसाइटोमा होता है तो आपको पता है कि वो हाईली वेस्कुलर ट्यूमर है, तो यहाँ पे हमें वेस्कुलरिटी नजर आनी चाहिए थी। एड्रिनल मेटास्टेसिस में जो है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके अंदर फिर वही बात है कि सम इंटरनल वेस्कुलरिटी जो है ना वो आपको जरूर उसमें नजर आती है, खासतौर पे अगर आप पावर डॉपलर डाल रहे हैं, तो पावर डॉपलर में तो आपको उसके अंदर एवेस्कुलर ना नजर आता। रीनल सेल कार्सिनोमा ऑब्वियसली कि ये तो लीजन है ही नहीं, किडनी से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट पड़ा हुआ है। अगर आप इधर जो है देखें, ये देखें किडनी ये पड़ी है और वो एड्रिनल में पड़ा, तो इसलिए जो है वो इसमें गया। दूसरा उसके बाद जो था वो माइलोलाइपोमा में फैट होती है, तो फैट का तो सिग्नल है ही नहीं है, अगर फैट होती तो यहाँ पे ये हाइपोइकोई की बजाय हाइपर इकोई का था। अच्छा जी, फेज इन फेज आउट का मेरे से पूछ रहे हैं। फेज इन फेज आउट नॉर्मली तो लिखा ही होता है उन्होंने, आपको इसलिए उसमें इतनी परेशानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक मिनट में 10 निकाल कर आता हूँ आपको। वैसे मतलब जो मतलब वैसे अंदाजा कर सकते हैं आपके, जिसमें ज्यादा मतलब मार्जिन पे सिग्नल ड्रॉप हुआ होता है ना, वो फेज आउट होता है नॉर्मली। और जो है ये फेज इन है और ये फेज आउट है। तो इसलिए इसमें मतलब अगर जो है वो सिग्नल में जो चेंज आती है वो आपको पता होता है कि किस वजह से आती है, वो माइक्रोस्कोपिक फैट की वजह से आती है। तो उसकी वजह से जो है ना, ये यहाँ पे देखें दोनों में ना, अगर ये लीजन जो पड़ा हुआ है, अगर इसमें और इसके अंदर सिग्नल में कोई डिफरेंस आता, तो हमने ये कहना था कि फेज इन फेज आउट के अंदर वो सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। और अगर फेज इन फेज आउट के अंदर सिग्नल ड्रॉप होता है, तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है, वो पिच वो सॉरी वो एडिनोमा को प्रेजेंट करता है, कि अगर जो आपका एडिनोमा होता है एड्रिनल का, उसके अंदर आपको फेज इन और फेज आउट के साथ वो सिग्नल ड्रॉप करता नजर आता है। अगर आपको सिग्नल ड्रॉप नहीं कर रहा, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो एडिनोमा नहीं है। मेटास्टेसिस है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन वो एडिनोमा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप इस तरीके से जो है वो देखते हैं और आप उसको वैल्यूएट कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जो अब एक ये स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड का पेशेंट है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, दो चीज़ें हमने देखनी है। एक तो ये है कि जो अम, इसमें उन्होंने आपको दिए 67 ईयर ओल्ड मेल मिक्स, चार ऑप्शंस दिए कि कौन सा ट्यूमर है। पेनलेस, जो पहले चीज है कि पेनलेस टेस्टिकुलर मैस है, ठीक है। और उसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं आपको कि मिक्स जर्म सेल ट्यूमर, और उसके बाद फिर लिम्फोमा, फिर सर्टोली और सेमिनोमा। ये जो तीनों ट्यूमर्स हैं, जो सेमिनोमा और ये जो है, ये सारे के सारे 20s 30s के ट्यूमर्स हैं। और ये जो इसमें से ये आपने याद रखना है कि ये एक सिनेरियो, अगर 60+ ईयर ओल्ड मैन पेनलेस टेस्टिकुलर से मैस के साथ आ जाए, तो वो डेफिनेटली, आपको इमेज देखने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली जो है वो आपका लिम्फोमा है, ठीक है। और इसमें क्या फाइंडिंग है, इसमें ये फाइंडिंग है कि जो एक ट्यूमर टाइप लीजन है जो कि टेस्टिस के अंदर है, और दूसरा उस एरिया की वेस्कुलरिटी कंपैरेटिवली बाकी एरिया से इंक्रीज्ड है। इसका मतलब ये है कि वो एरिया हाइपोइकोइक है और उसकी वेस्कुलरिटी इंक्रीज्ड है। तो ये चीज जो है, ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि ये मोस्ट लाइकली लिम्फोमेटस ट्यूमर है। और एज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एज मोर देन 60 में आपने लिम्फोमा देना है। अगर वो 30s के अंदर है तो सेमिनोमा। और फिर जो मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर्स हैं वो इन 20s में होता है, और जो सर्टोली सेल ट्यूमर्स हैं वो चाइल्डहुड में होते हैं, और वो कैल्सीफाई भी करते हैं। तो ये इसलिए आपको ये तीनों के थोड़े से ये डिफरेंशियल्स आने चाहिए कि एज ग्रुप क्या है, ठीक है। और एज ग्रुप के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिम्फोमा 60+ है, ठीक है। और फिर वही कि मिक्स जर्म सेल जो है वो 20s का है, जो आपका सेमिनोमा है वो 30s का है, और जो सर्टोली सेल ट्यूमर्स हैं वो चाइल्डहुड के हैं। तो इसलिए आप इस तरह भी इसको याद रख लें कि, तो उसमें भी आपका ये मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका ये अगला पेशेंट है, वो 84 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद ग्रॉस हेमेचूरिया डिस्यूरिया विद पेल्विक पेन। और इसमें क्या है कि ये अगर आप देखें तो पूरे का पूरा एक एयर है, जो कि ना सिर्फ इंडिपेंडेंट एरिया में है, बल्कि जो डिपेंडेंट एरिया है जहाँ पे एयर को नहीं होना चाहिए, वो एयर उसके अंदर अंदर भी चलती जा रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, कि नहीं तो अगर फ्री एयर हो ना, तो वो तो सारी की सारी सामने आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर अब आप ये देख रहे हैं कि ये फ्री एयर नहीं है,
ये फिक्स्ड एयर है, कहीं पे जम यानी कि फिक्स हुई पड़ी है। और अब हम जब ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है उन्होंने कि 84 ग्रॉस हिमेचूरिया एंड डिस्यूरिया विद पेल्विक पेन। तो अब इसमें अगर पोस्ट ऑपरेटिव याट्रोजेनिक होता है, जिसमें हमने पहले देखा था एक, उसमें क्या था, वो खैर उसमें परफोरेशन थी, लेकिन याट्रोजेनिक के अंदर आपका जो एयर होती है वो ब्लैडर के अंदर जरूर होती है, लेकिन ब्लैडर वॉल के अंदर कभी भी नहीं होती। इसी तरह जो फिस्टुलाज हैं, जो कभी हम अगर कोई यानी कोलो वेसिकल फिस्टुला होगा, तो उसमें भी जो एयर होगी वो कहाँ पे जाएगी, वो इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंड, वो जो नॉन डिपेंडेंट एरिया है वहां जाके उसकी जगह जमा होगी। जबकि एम्फाइसीमेटोसिस्टाइटिस जो है, जो कि इन्फेक्टिव यानी कि एक प्रोसीजर, उसमें क्या होता है, उसमें चूंकि वो इन्फिल्ट्रेट करके बैक्टीरिया ट्रांजिशन सेल लेयर के नीचे चला जाता है, सारे म्यूकोजा के अंदर चलता है। तो जहां जहां पे भी वो आपकी है ना, क्या कहते हैं इसको, आउटलाइन ब्लैडर की, तो वो सारी की सारी एयर उसको आउटलाइन करता जाता है। और यही आपको इसके एक्सरे में भी नजर आ रहा है, ये देखिए। अच्छा जी, उसके बाद जो एक अगला पेशेंट था, इसमें जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी ना, मतलब जो कैच था, वो ये था कि इसमें ये लोबुलेटेड सा एक बिलरी चैनल है, लेकिन ये क्या कहते हैं आप इसको, सॉर्ट ऑफ यानी कि इसकी प्रॉक्सिमल डायलिटेशन उतनी नहीं है, ना डिस्टल डायलिटेशन भी शायद उन्होंने दिखाई है, हाँ डिस्टल भी इतना डायलिटेड नहीं है। लेकिन जो ये साथ है ना, ये फ्यूजीफॉर्म डायलिटेशन दे रहा है, यानी कि दरमियान में इस तरह करके और इस तरह करके, यानी कि सॉर्ट ऑफ इस तरह की डायलिटेशन है। तो जब फ्यूजीफॉर्म डायलिटेशन आ जाए, तो इस जिस तरह का ये पेशेंट है, तो ये मोस्ट लाइकली जो है वो कोलिडोकल सिस्ट की तरफ जाता है। ये यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव पे पीछे पिक्चर इसलिए नहीं है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई होती और पीछे डायलिटेशन होती तो फिर वो फ्यूजी फॉर्म नहीं हो सकती थी। फ्यूजी फॉर्म उसी सूरत में होती है कि अगर वो डेवलपमेंटली फ्यूजी फॉर्म बनी गई है, और उसके बाद डेवलपमेंटली अगर बन गई है, तो फिर ऑब्वियसली वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगी, या जिस भी रीजन से वो बनी है। तो इसलिए इसमें कोलिडोकोलिथियासिस में क्या होता है, उसमें तो कैलकुलस नजर आ जाता है हमें। एक्यूट कोलिनाइटिस में हमने देखा था, पिछले दफा पेशेंट था जिसमें वो सारी की सारी एयर आ रही थी और सारी की सारी उसकी बॉल जो थी वो एकोजेनिक हुई हुई थी और वो थिकेंड थी। उसके अलावा पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट की ये लोकेशन नहीं है, सारी बात है वो पेंक्रियाटिक या और पेंक्रेटाइटिस के साथ पड़ी होती है। और उसके बाद फिर पेंक्रियाटिक डक्टल डक्टल कार्सिनोमा जो है वो भी इस तरह प्रेजेंट नहीं करता, वो तो आपको पता है आइडिया है कि एडिनो कार्सिनोमा किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मोस्ट लाइकली जो था वो एक ही ऑप्शन बचती थी आपके पास, और वो थी कोलिडोकल सिस्ट। अच्छा जी, उसके बाद एक फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेल्विक अल्ट्रासाउंड विद हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी एंड मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज। और इसमें तो आपको ये तो मेरे ख्याल से हम लोग आजकल जो कि हमारी यानी जो भी अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसको इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम आजकल बेतहाशा है यानी कि इस पॉपुलेशन के अंदर। तो उसमें ये जो चीज़ थी, इसमें क्या था कि सेंट्रल जो पार्ट था इसका ओवरी का, उसमें आप देख रही हैं कि ये एक्ोजेनिक इंक्रीज स्ट्रोमा था, और जो थे स्मॉल जो सिस्ट थी वो पेरिफेरली अरेंज थी। तो ये मोस्ट लाइकली जो थी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हम लोग इमेजिंग में तो ये डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर हमें ये मिल जाए हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज, तो फिर हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी लेबल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। अभी एक और पेशेंट था। अब आपने ये याद करना है कि पिछले जो आपने टेस्टिस का पढ़ा हुआ था, एक मिनट यहाँ मैंने निकाल के रखा था, हाँ ये देखें, ये इमेज था वो पिछले स्कैन का, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। और अब मैं इसको आप इसके साथ ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो अफेक्टेड एरिया है वो हाइपो है या हाइपर है। तो इसमें देखें आपके जो ये लिम्फोमा वाला पेशेंट था, इसमें ये हाइपो था एज कम्पेयर टू टेस्टिस, जबकि इसमें जो एरिया इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा हाइपर हुआ हुआ है। तो एक तो इसका मतलब ये है कि आपने ये बात याद रखनी है कि जो लिम्फोमा होता है वो नॉर्मली जो टेस्टिकुलर टिश्यू है उससे थोड़ा सा हाइपो होगा, जबकि इसके अगेंस्ट जो इसका डिफरेंशियल था जिसमें एपिडिडमाइटिस या ऑर्काइटिस था, या एपिडिडमो ऑर्काइटिस जिसको कहते हैं, तो इसके अंदर जो था वो एक्ोजेनिक एरिया था, और वो वाला जो एरिया है वो इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी सारी की सारी थ्रू आउट नजर आ रही है। इसलिए इसमें थोड़ी सी इंक्रीज्ड एक्ोजेनिसिटी होती है जो एरिया, अगर तो फोकल ऑर्काइटिस है फिर तो फोकल एरिया आपको इंक्रीज्ड एक्ोजेनिसिटी का नजर आएगा। और अगर वो डिफ्यूज या पूरा मुकम्मल टेस्टिकल की स्वेलिंग हो चुकी हुई है या इन्वॉल्व हो चुकी है, तो फिर वो डिफ्यूज एक्ोजेनिक नजर आएगी। और इसको फिर आप किससे कंपेयर करेंगे, इसको आप कॉन्ट्रालेटरल साइड से कंपेयर करेंगे, कि उस साइड पे जो टेस्टिकल के बायलैटरल जो ऑर्काइटिस है वो होता तो है, लेकिन वो लेस लाइकली, यानी कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनती है।
अच्छा, और अब टेस्टिकुलर लिम्फोमा क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो एज इसकी 34 है और हमने उसको कहा था कि 60 से प्लस पे आपने जो है ना लिम्फोमा को कंसिडर करना है। टेस्टिकुलर टॉर्जन क्यों नहीं है? उसमें अगर टेस्टिकुलर टॉर्जन होती तो ब्लड फ्लो कम होना चाहिए था, ज्यादा नहीं होना चाहिए था, और टेस्टिकुलर ट्रॉमा होता, एक तो हिस्ट्री मिलती, और दूसरा जो ट्रॉमा होता है उसके अंदर हेमरेज या कलेक्शंस आती हैं, तो वो उस तरह फिर आप उसको इंडिकेट करते हैं। उससे अगला क्वेश्चन ये था, ये सिंपल सा पेशेंट था और इसमें ये स्प्लीन का इमेज था, और उसमें आपने ये देखना था कि इसके अंदर डिफरेंशियल्स आपके थे मेंजियोमा। और जो है मेंजियोमा होता है वो क्या होता है? एक तो वो एक्ोजेनिक होता है। पहली चीज आपने देखा होगा, मेंजियोमास जो स्प्लेनिक मेंजियोमास होते हैं वो स्प्लेनिक पैरेन्काइमा से थोड़े से एक्ोजेनिक होते हैं या आइसोइकोइक होते हैं। और दूसरा ये है कि उसकी इस तरह पेरिफेरल वेस्कुलरिटी नहीं होती। और वो जो और दूसरा ये है कि वो नॉर्मली प्रेजेंट इस तरह नहीं करते कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन टेंडरनेस वगैरह वगैरह के साथ ना। और लो ग्रेड फीवर भी है इसको, और जो आरबीसी वो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी इंक्रीज। तो इसमें जो दूसरी ऑप्शन थी वो ठीक थी, क्योंकि इन्फेक्शन और एब्सेस को इंडिकेट कर रहा है। देखें अब इसमें आप ये देखें, ये टिपिकल एक एब्सेस की पिक्चर है कि जिसमें बाहर पेरिफेरल रिम है जो कि थिक वॉल्ड है, उसके साथ उसकी बाहर साइड पे एडीमा है जो कि हाइपोइकोइक आपको नजर आ रहा है, और उसके अंदर सेंट्रल पार्ट जो है उसका डेब्रिनस कलेक्शन है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके स्प्लेनिक इन्फेक्शन विद डेवलपिंग एब्सेस को इंडिकेट करती हैं। उसके बाद स्प्लेनिक हीमाटोमा क्यों नहीं था? स्प्लेनिक हीमाटोमा में इस तरह वॉल आपको कभी भी अलहदा नजर नहीं आती, उसमें अगर आपको नजर भी आता तो लेयरिंग हेट्रोजीनस डेब्रिनस एक ही कलेक्शन नजर आती है जो हीमाटोमा के अंदर आती है। सिस्ट, सारी बात है कि सिस्ट आपको पता है एनेकोइक होती है और वेल डिफाइंड होती है। और इन्फेक्शन जो होती है वो क्या होती है? वो वेज शेप होती है, क्योंकि वेसल इस तरह राउंडेड सप्लाई कभी नहीं करती। वेसल्स हमेशा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और वो फिर एक एक अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हुई है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटरी है वो हमेशा वेज शेप नजर आती है आपको। तो इसलिए इसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं थी। अच्छा, उसके बाद इससे अगला जो था वो सॉर्ट ऑफ मेमोराइजेशन क्वेश्चन था कि आपको उसमें बताया कि जी जो है ना एक आपको लीजन नजर आ गया, और इसके अंदर जो लीजन था वो मोस्ट लाइकली क्या बनाया था उन्होंने? आ, वो था कि ये FNH है। अब FNH की जो है वो उसके लिए पूछ रहा था कि जी FNH की आपने जो ट्रीटमेंट करनी है, तो ये सॉरी डायग्नोसिस करना है, तो वो किससे करना है? अच्छा, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, लास्ट का सॉरी, मैं वॉइस नहीं थी, अब मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि जो मैं बता रहा था वो ये था कि आप लोग जब क्वेश्चंस, जब आपको वो पेपर मिलता है ना, इनकी जब टेस्ट आता है, तो आप काइंडली एक चीज मेक श्योर किया करें कि आप उसको अटेम्प्ट जरूर कर दिया करें। आपसे नहीं सही होता छोड़ दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट होते हैं वो किया करें। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे ना तो आपके वो सारे के सारे क्वेश्चन जब आप रिव्यू कर रहे होंगे ना, और बाद में जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग रहे होंगे कि मैंने कौन सा अटेम्प्ट किया था और वो कौन सा ठीक था और कौन सा गलत था। अच्छा जी, अब इसमें हम खैर पेशेंट में देख रहे थे कि इसमें जो हमने एवेल्युएट ये करना था कि क्या आपको जो नया आजकल कंट्रास्ट एजेंट आया हुआ है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है FNH को बाकी सारों से, तो उसका नाम पता है? तो उसका जो नाम है वो बेसिकली गैडोक्सेट कैटोक्सिटेट कैटोक्सिटेट डाइसोडियम है। ठीक है, तो ये जो पहला है ना, ये बेसिकली इसका नाम जो कमर्शियल है, जो अवेलेबल भी हो गया पाकिस्तान के अंदर, वो ईओ वेस्ट के नाम से है। ठीक है, और देखने दे, मुझे इसका नाम नहीं लिखा हुआ है।
मेरे ख्याल ईओ वेस्ट है। अच्छा, तो ईओ वेस्ट जो होता है ना, वो बेसिकली उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो एफएनएच के अंदर जाके जमा हो जाता है, और फिर बाकी सारों के साथ एडिनोमा से और मेटास्टेसिस से जो दो उसके डिफरेंशियल बनते हैं उनसे उसको बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर देता है। तो एफएनएच के अंदर चूंकि उसके अंदर टेंडेंसी है और उन्होंने उसके अंदर परसिस्टेंट अपटेक आना है उसके अंदर, तो वो आपको उसमें नजर आएगा, क्योंकि उसमें आपके पास जो है पेट्रोसाइट्स एंड डिसऑर्गेनाइज्ड ब्लड बाइल डक्ट्स दोनों होती हैं। तो इसकी वजह से वो इसको अपटेक कर लेता है। तो इसलिए एफएनएच जो है उसको आप डिफरेंशिएट करना है, और उसका जो नाम है वो ये है। गैडोपिनेट मुझे नहीं आइडिया कौन सा था, लेकिन अभी तो फिलहाल जो चल रहा है ना यू वेस्ट के नाम से, वो यही है। उसके अलावा जो दूसरा है आपके ये जो तीन नाम है इनमें से, ये डिफरेंट एटियोलॉजीज के लिए हैं। जो ये है गैडोफोवेस्ट ट्राइसोडियम, ये जो है ये एंजियोग्राफी के लिए यूज होता है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर ब्लड पूल में रहता है, और तो उसकी वजह से ये फिर जो है ना एंजियोग्राफी में बेहतर है। दूसरा जो है वो गैडोपेंटम पेंटेटेट, ये वाला है, ये वही वाला जो रूटीन में हम यूज करते हैं, जिसका नाम जो है वो मैग्नाविस्ट के नाम से जो हमारे पास अवेलेबल है। और जो ये अगला है गैडोबिनेट डाइमैग्लूमीन, जो है ये बेसिकली मल्टी हैंड्स था, और इसमें जो है वो थोड़ी सी हेपेटिक एक्सक्रीशन होती है, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा इमेजिंग में इस्तेमाल किया जा सके। इसकी थोड़ी सी प्रेफरेंस ज्यादा है, लेकिन जो असल चीज है वो कैडोक्सीटेट डाइसोडियम है। ये याद रखना है, क्योंकि ये अब स्टार्ट हो चुका हुआ है पाकिस्तान में और इसकी स्टडीज अब हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी, उससे अगला जो है वो आपने देखा कि ये एक सिंपल सा एक्सरे था, और उसमें उन्होंने, सॉरी, ये देखें, ये जो है ना एक लिगामेंट जा रहा था जो कि यहाँ से आउटलाइन हुआ हुआ था, और ये पूछा जा रहा था कि ये कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मैसिव न्यूमोपेरिटोनियम का जो है वो पेशेंट था, और उसमें अगर हम इसको, ये देखें, ये इसका एक मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि, सॉरी, इसमें, तो ये एक जो लिगामेंट है जो इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है और इसमें नजर आ रहा है, तो ये जो कि आपको तो ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट था जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि आउटलाइन हुआ हुआ है, क्योंकि इसमें एक्सेसिव न्यूमोपेरिटोनियम है। यहाँ पे आपको रेगुलर साइक्राइड वगैरह भी नजर आ रही है, सारी की सारी, इसकी दोनों वॉल्स क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपने ये देखना था कि ये जो लिगामेंट है ये कौन सा है। तो इसमें आपके पास जो ट्रू था वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट था। बाकी जो है वो ये लिगामेंट्स इनमें से कोई नहीं था। अच्छा जी, उसके बाद एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी क्रिएटेड दी लाइरैड्स। ठीक है जी, लाइरैड को इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग एंड इम्प्रूव टर्मिनोलॉजी इन विच ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग्स, कि आपने या सीटी, और आपको एक ट्यूमर मिल गया, सपोज करें कोई भी ट्यूमर मिल गया, तो क्या आप उसके ऊपर लाइरैड्स अप्लाई कर सकते हैं? तो जी उसका जवाब है नहीं। आप किसी भी ट्यूमर के ऊपर लाइरेट्स की एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि उससे उसकी जो है रिलायबिलिटी या उसकी वो नहीं बन सकती। आपने सबसे पहले लाइरेट्स की एप्लीकेशन से पहले ये बात पूछनी है कि पेशेंट के अंदर दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो या तो अल्कोहलिक सिरोसिस हो, यानी कि सिरोटिक लिवर हो अल्कोहल के यूज की वजह से, एक, या फिर बी और सी पॉजिटिव हो। अगर ये दो चीजों में से कोई एक चीज है, यानी कि सिरोसिस और वायरल हेपेटाइटिस, फिर तो आपने लाइरेट्स की कैटेगरी को जो है वो यूज करना है। अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई हिस्ट्री नहीं है और वो नॉर्मल लिवर है और बीसी भी नेगेटिव है, तो फिर आप लाइरेट्स को यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि इंसिडेंटल लिवर लीजन्स के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिरोसिस की स्क्रीनिंग के लिए कोई वैल्यू नहीं है, और इंटरमीडिएट लिवर लीजन्स, इंडिटर्मिनेट लिवर लीजन्स ऑन एमआरआई के लिए भी नहीं है। और दूसरा ये कि ये सीटी और एमआरआई दोनों में यूज होता है, और यानी कि इसके लिए ये नहीं कि एमआरआई है का है या सीटी का है, ये दोनों में यूज हो सकता है। इसलिए बस आपने इसमें इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये है कि लाइरेट्स की एप्लीकेशन के लिए पेशेंट का सिरोटिक लाइकली ड्यू टू अल्कोहल या बी और सी नेगेटिव, वो पॉजिटिव होना जो है वो उसकी जरूरी है, अदरवाइज आप इसमें लाइरेट्स की एप्लीकेशन नहीं करते। नहीं, मैसिव ऐसा ही फुटबॉल साइन असल में जहाँ वो इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा इमेज लिया आपने, लेकिन होता है फुटबॉल साइन। लेकिन मेरा ख्याल है साइंस की बजाय वैसे अगर आपको सारे बाकी रेगुलर स्ट्राइड और ये वो सारा कुछ नजर आ रहा है तो बस फिर ठीक है। कौन सा ऑप्शन बी किसमें कह रहे हैं आप, वो जो
हाँ, इसमें इसमें बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी है, ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन बी है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। और इसमें जो है आपने सिर्फ इमेजेस दिखाए गए हैं आपको, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो डिफरेंशियल मोस्ट लाइकली है। ठीक है। और मोस्ट लाइकली जो है वो इसमें क्या है, रिट्रोपेरिटोनियम हीमाटोमा है, इन्फेक्शियस एरोटाइटिस है, पेरी एनोरिज्मल फाइब्रोसिस है, या रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है। तो इसमें आपने देखा है कि ये जो लीजन है, कॉफी डाल दी तो। अच्छा, इसमें जो आपका जो लीजन है ना, एक मिनट है, ये मैं पिक्चर कहाँ पे गई। हाँ, ये वाली आ गई पिक्चर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो इन्हांसिंग लीजन है जिसने एओर्टा को पूरी तरह सराउंड किया हुआ है, ठीक है। और अब इसके अंदर जो दूसरा इमेज है, वो इसमें भी आपको जो, अगर आप देखें तो इसमें आपको ये मेरे से भी प्रेस हो गया कहीं, एक सेकंड है, सॉरी। मेरे ख्याल से 24 के ऊपर, नहीं सॉरी 25 पे आ गए थे हम। हाँ जी, ये वाला। नहीं नहीं, बल्कि 26 चल रहा है हमारा, चलो फिर तो सही है। अच्छा जी। ये देखिए, ये पूरे का पूरा ना एक लीजन है जो ऊपर से लेके नीचे जा रहा है। और उसमें जो ये एरिया आपको क्लियर कट इसमें नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो एरिया है जिसने इसको सराउंड किया हुआ है, ये इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से ये रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस को फिट इन करता है। क्योंकि इसमें सारे के सारे जो इमेजेस हैं उसमें ये इन्हांसमेंट भी शो कर रहा है, लीजन जो भी पड़ा हुआ है, और उसने एरोडा को भी इनकेस किया हुआ है। अब हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हैं इनके फिर आगे वो, अगर आप थोड़ा सा टेक्स्ट देखेंगे तो इसमें इनके आगे दो टाइप्स हैं। उनमें से एक जो है वो इडियोपैथिक होती है, और जो वो इडियोपैथिक वाली जो है वो जरा लेस लिग्नेंट होती है, यानी कि जो है वो। और उसके बाद ये उसने इसको इनकेस करके साथ रखा, जो मिलिग्नेंट वाला रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस होती है वो नॉर्मली इसको एलिवेट कर देती है, इसको ऊपर उठा देती है एओर्टा को। जबकि ये जो दूसरी, और ये जो इसमें खैर ये मतलब थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन आपको अगर इसमें डिफरेंशियल अपना देखना हो तो हम अगर इनमें से देखेंगे तो रिट्रोपेरिटोनियल हिमाटोमा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनहांस नहीं करता। इन्फेक्शियस एरोटाइटिस अगर होता तो वो एक करोटिड सॉरी एओर्टा की अपनी वॉल की इन्फ्लेमेशन होती है। क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें इसकी वॉल को कोई मसला नहीं है। मैं इसको जरा बड़ा करके देखता हूँ। हाँ, ये देखिए, इसकी वॉल ठीक है। ये जो सारी की सारी पड़ी हुई है, देख रहे हैं आप, ब्लैक सा जो हाइपोडेंस है थोड़ा सा, इसमें आपको ये लगता है वो थ्रोम्बस वगैरह सा पड़ा हुआ है हल्का सा साइड में वॉल पे। तो इसकी वॉल खुद ऐसा ठीक है, और ये जो लीजन है ये से बाहर बढ़ा हुआ है। और उसके अलावा जो अगली ऑप्शन थी वो थी कि पेरी एनोरिज्मल फाइब्रोसिस। तो पेरी एनोरिज्मल फाइब्रोसिस के लिए जरूरी है कि जो पहले एओर्टा एनोरिज्मली डायलेट हो, फिर वो ब्लीड करे, फिर ब्लीड करने के बाद उसके अराउंड जो है उस ब्लीड की वजह से फाइब्रोसिस हो, तो फिर जो है वो पेरी एनोरिज्मल फाइब्रोसिस होता है। कि मतलब पहले वो चूंकि ब्लड को रिस्पॉन्स करना होता है ना फाइब्रोसिस, तो वो जो फाइब्रोसिस होता है, तो वो पेरी एनोरिज्मल फाइब्रोसिस के लिए इसमें चूंकि एओर्टा का साइज भी ठीक है, तो एनोरिज्म भी कोई नहीं और ब्लीडिंग भी कोई इस टाइप की नहीं है, तो इसलिए फिर वो पेरी एनोरिज्मल फाइब्रोसिस भी नहीं हो सकता। तो इसमें आपको सिर्फ ये, इसका मकसद ये था कि एमआरआई के ऊपर जो सिंपल इडियोपैथिक रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है, और रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, उसकी इमेज का एक आइडिया देना था कि आपको इस तरह का वो नजर आता है। इन्हांसमेंट इसमें भी वेरी कर दी है, इसकी भी स्टेजेस हैं आगे ना। तो जो यानी कि डिलेड फेज इन्हांसमेंट इसमें कॉमन है, लेकिन वो जो है उसमें काफी मतलब, यानी कि इसकी मैं आपको टेक्स्ट शेयर कर देता हूँ इसमें एंड में ना, वो आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें ना काफी सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। लेकिन अगर हम उसमें गए ना तो बहुत सारा टाइम हमारा उसमें लग जाना है। नैरो हो, नैरो नहीं है, ये नॉर्मल साइज है। ये देखिए ऊपर से एओर्टा जो है वो, आप इधर एक मिनट इसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए,
इसको दोबारा बड़ा करके देखता हूँ। ये देखिए, ये एओर्टा आ रही है ना, ये वाली, और इसके आगे और पीछे ये फाइब्रोसिस पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसकी ये फाइंडिंग देखें तो ये पूरे का पूरा एओर्टा बहुत ज्यादा नैरो डाउन तो कहीं पे भी नहीं हुई भी। मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट, मतलब ये है कि डायलेट नहीं हुई, लेकिन मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक नैरो डाउन तो किसी भी लेवल पे नहीं हो रही हुई। यहाँ का डायमीटर और यहाँ का डायमीटर ऑलमोस्ट एक है। इसके पीछे ये भी फाइब्रोसिस पड़ा हुआ है, ये भी आगे भी फाइब्रोसिस डेवलपिंग है। और ये एक्यूट स्टेज में, क्योंकि जो एक्यूट स्टेज में ही ये इन्हांस ज्यादा करता है ना, तो इसलिए इसमें अभी अभी तो इन्हांसमेंट आ रही है T1 के ऊपर। तो जब ये आगे जाएगा और सब एक्यूट फेज में, तो फिर इसमें जो है ना, कर दे, ठीक है। अच्छा, नहीं, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहें, इसको एंड में ना मैं ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा अभी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसको हमने कहा था कि ये भी जो है ना हाइड्रेटेड सिस्ट मिल गई है, तो इसमें ये आप लोगों को एक रिलैक्सेशन के लिए दिया गया था क्वेश्चन। हाइड्रेटेड सिस्ट की जो है सेकंड मोस्ट कॉमन जो साइट है वो कौन सी है? तो इसकी जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है वो है आपकी लंग्स की। ठीक है, क्योंकि जो है वो ट्रांसडायफ्रैग्मेटिक भी एक्सटेंड कर जाती है, यानी कि थ्रू राइट साइड से ऊपर चली जाती है, और राइट लंग में इसलिए आपको कितना ज्यादा मिलती है हाइड्रेटेड। और लेकिन जो है वो लेफ्ट साइड पे हेमाटोजेनस स्प्रेड से भी जा सकती है, तो ये दोनों साइडों में जा सकती है, लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन जो साइट है इसकी वो लंग है आफ्टर लिवर। अच्छा, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, 53-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आफ्टर ट्रीटमेंट रेजोल्यूशन ऑफ द एपिसोड। अब इसमें क्या चीज थी बेसिकली, इसमें एक मिनट न्यू टैब करने दें। ये देखें, ये बेसिकली एक इंटरसेप्शन का पेशेंट था, और ये उसकी डिसेप्शन थी जो यहाँ पे भी नजर आ रही है और आपको इस इमेज में भी नजर आ रही थी। तो अब उसका क्वेश्चन ये था कि जब आप एक इंटरसेप्शन के पेशेंट को देख चुके हैं, तो अब आपने जब वो ये इंटरसेप्शन होगी खत्म किसी भी वजह से, उसको एयर पे न्यूमेटिक डायल वो रिवर्सल कर देगी, तो अब अगला स्टडी आप कौन सी कराएंगे फर्दर के लिए? तो अक्यूट एपिसोड के बाद आपके पास CT KUB का कोई फायदा नहीं है, एब्डोमिनल MRI का क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि बाउल इसमें नॉर्मली मूव करती है, और अगर आपने बाउल की स्टडी करनी है तो बहुत मुश्किल होती है। और हमारा इसमें इंटरेस्ट क्या है कि चूंकि इंटरसेप्शन इस एज के अंदर, ये कितनी एज है, 53 ईयर के अंदर, प्राइमरी तो लेस लाइकली है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी इंटरसेप्शन है, यानी कि इसके अंदर कोई ट्यूमर, कोई पॉलिप, कोई ऐसी चीज, या ग्रोथ या लाइपोमा, कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसने अब ये इंटरसेप्शन के साथ पेशेंट को प्रेजेंट किया है। तो हमारा काम म्यूकोजल, सब म्यूकोजल लीजन्स ढूंढना है, ना कि हमारा काम बाउल से बाहर कोई चीज ढूंढना है। तो हमने अब बाउल के अंदर देखना है, क्योंकि पॉलिप होगा, कोई भी चीज होगी तो बाउल के अंदर वाली साइड भी होगी। तो अब इसमें जो सबसे बेहतर हमारे पास में ऑप्शन थी वो ये थी कि हम CT इंटेरोग्राफी करते हैं। इसमें CT इंटेरोग्राफी में क्या होता है कि हम जब कंट्रास्ट और वो फिर उसको डायलेट करके और फिर साथ वो, मतलब जब फिल्म करते हैं बाउल को, तो जो पॉलिप्स या कोई ग्रोथ है तो वो हमें बड़े आराम से इजीली नजर आ जाती है उसमें, क्योंकि स्मॉल बाउल डायलेट होती है उसमें। उसमें आप सेलुलोज और वो जो सारे कंटेंट्स देते हैं, तो उसके बाद स्मॉल बाउल चूंकि डायलेट कर जाती है, और अगर उसके ल्यूमन में कोई भी चीज पड़ी हुई है तो वो आपको साथ इंडिकेट हो जाती है, आप पॉलिप्स वगैरह कोई देख सकते हैं उसमें। तो इसमें एब्डोमिनल MRI दूसरा इसके साथ कॉम्पिटिशन। MRI में याद रखना है कि वो ल्यूमिनल एवेल्युएशन के लिए MR इंटेरोग्राफी तो हो सकती है, लेकिन सिंपल एब्डोमिनल MRI का, यानी कि अगर MR इंटेरोग्राफी की ऑप्शन होती है तो फिर हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एब्डोमिनल MRI जो है उससे CT इंटेरोग्राफी बेहतर है। ठीक है, और इसके अलावा फ्लोरोस्कोपिक कंट्रास्ट, स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू जो है वो म्यूकोजल जनरलाइज पैटर्न देखने के लिए होता है। वो फोकल लीजन्स नॉर्मली उसमें इस तरह के, जो खासतौर पर अगर कोई पॉलिप्स वॉलिप पड़ा है, तो क्योंकि वो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है ना उसमें, क्योंकि 2D इमेजेस है उसमें, तो सामने आमने सामने से इमेजेस आएंगे, तो उसमें फिर कई दफा आपके लिए पिक करना मुश्किल हो जाता है। नॉन कंट्रास्ट का कोई फायदा नहीं है इसमें। नॉन कंट्रास्ट में तो सिर्फ वही KUB और नॉन कंट्रास्ट तकरीबन एक ही बात है। अच्छा जी, तो इसमें एंटेरोग्राफी वाली ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन आखिरी थी, ई, वो ठीक थी। चलिए, उससे अगला चलते हैं हम, जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने ये पूछा था कि जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, उसमें आप उन्होंने बताया कि जी पेशेंट प्रेजेंट एक्यूट एब्डोमिनल पेन, और ये आपको पैंक्रेटाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो गया हुआ है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि ये अब उसमें उसका क्वेश्चन सिर्फ एक था कि क्या, कौन सा इसमें से प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है जो वर्स प्रोग्नोसिस के साथ है? तो क्या फैटी इन्फिल्ट्रेशन के साथ कोई इसका ताल्लुक है? नहीं। बाउल डायलेटेशन के साथ ताल्लुक है? नहीं। सूडो एनेरिज्म फॉर्मेशन के साथ इसका कोई ताल्लुक है? नहीं। प्रोग्नोसिस का कोई ताल्लुक नहीं है सूडो एनेरिज्म फॉर्मेशन के साथ। यानी कि जो प्रोग्नोसिस है
वो उसके साथ इसमें इसमें आपका कोई खास जो सूडो एनेउरिज्म है, स्प्लीनिक आर्टरी सूडो एनेउरिज्म बनता है, वो मोर्टेलिटी इंक्रीज कर सकता है, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस आउटकम के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब अगर है तो मतलब जाहिर बात है कि उसका वो मतलब हो जाए, लेकिन डायरेक्ट आउटकम या उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप कोई नहीं है। उसके बाद जो लिम्फेडिनोपैथी है, लिम्फेडिनोपैथी अगर आपको पैंक्रेटाइटिस के साथ मिले तो उसका क्या मतलब होता है? उसका सिर्फ एक मतलब होता है कि जब पैंक्रेटाइटिस रिजॉल्व होगा तो आपने दोबारा इमेज करना है कि हो सकता है ये पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से पैंक्रेटाइटिस ना हो, और फिर जब पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से पैंक्रेटाइटिस हो जाता है, कई तो जब डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हुई और पैंक्रेटाइटिस हुआ, तो आपको फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने तो उसको पैंक्रेटाइटिस के तौर पे डील करके फारिग कर दिया, लेकिन असल जो अकल्ट कॉज थी, क्योंकि उस वक्त आपको पैंक्रियाटिक कैंसर तो नजर नहीं आया, क्योंकि सारा का सारा तो स्वोलन था, तो इसलिए आपने ऐसे पेशेंट्स को जिसके साथ यानी कि पैंक्रेटाइटिस विद लिम्फेडिनोपैथी हो, तो आपने उसको री इमेज करना है वंस जो है वो पैंक्रेटाइटिस रिजॉल्व कर जाए। उसके बाद डिग्री ऑफ पैंक्रियाटिक नॉन एनहांसमेंट इज पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, कि जहां जहां पेनक्रियास इनहांस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो वाला सारा एरिया नेक्रोज हो चुका है। और अगर वो चीज एरिया नेक्रोज हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये वाहिद है जो पेनक्रियाटिक प्रोग्नोसिस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जिसका नाम लेस देन 30 to 50 डिग्री ऑफ नॉन एनहांसमेंट एंड मोर देन 50 डिग्री। तो इन रिलेशन का या जो नॉन एनहांसमेंट है या नेक्रोसिस जो है पेनक्रियाटिक, ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है पेशेंट के आउटकम के साथ। तो इन सारे ऑप्शंस में से जो डायरेक्ट कोरिलेट करेगी वो डिग्री ऑफ पेनक्रियाटिक एनहांसमेंट, या ये वाला जो ऑप्शन है सिर्फ यही इसमें ठीक था। उसके बाद ये एक पेशेंट और आया था, और इसका भी इमेज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें ये लोबोलेटेड से फिलिंग डिफेक्ट्स हैं जो कि ये बेरियम सॉलो कराया गया है, और बेरियम सॉलो के एंड में यहाँ पे ये पूरे का पूरा जो इस ये देखिए, ये सारा गैस्ट्रोसेफेल जंक्शन, यहाँ पे बड़े बड़े लोबुलेटेड से या वेल डिफाइंड मार्जिनेटेड से जो है लीजन्स पड़े हुए हैं। तो इस लीजन्स के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या हो सकता है, क्या ये यूसोफेजियल एडेनोकार्सिनोमा हो सकता है? तो उसका जवाब था नहीं, क्योंकि इतना वेल डिफाइंड लोबुलेटेड सा तो कभी भी एडेनोकार्सिनोमा होता है वो आपने जब भी देखा है वो हमेशा ग्रोथ के साथ, यानी कि इरेगुलर और जिसमें शोल्डरिंग और वो सारे के साथ प्रेजेंट करता है। दूसरा उसमें था कि इसोफेजियल लियोमायोमा हो सकता है। लियोमायोमा आपको पिछली बार भी दिखाया था कि उसमें कभी भी इस तरह आपको हर साइड से कंट्रास्ट उसको लोबुलेट करके फिलिंग नजर नहीं आता, वो ऑलमोस्ट लाइक वो जो कन्वेक्स मार्जिन होते हैं, यानी कि इस तरह अगर वॉल है तो उसके अंदर से आपको इस तरीके से हो जाता नजर आएगा, क्योंकि वॉल के अंदर या मिकोजा, बल्कि सब मिकोजा में वो ग्रो करता है, तो वो आपको थोड़ा सा इंडेंटेशन देता नजर आता है, लेकिन पूरे का पूरा ऐसा लोबुलेटेड अंदर नहीं होता। इसोफेजियल लियोमायोसार्कोमा भी एग्रेसिव होता है, वो भी नहीं हो सकता। तो इसमें जो ऑप्शन थी वो वेरिसेस थी। तो वेरिसेस होती हैं जो नीचे लोबुलेटेड ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, जो डायलेट हुई पड़ी होती हैं सिरोसिस के साथ या किसी और भी पोर्टल वीनस हाइपरटेंशन की वजह से। तो उसके अंदर फिर आपको ये सारे के सारे एरियाज बकायदा लोबुलेटेड से, और जिस तरह ये अपीयरेंस है, ये आपने याद रखनी है कि अगर आपको एग्जाम में ये वाली अपीयरेंस आए, ये देख लें, आप इसको मेमोराइज कर लें, ये देख लें किस तरह के ये लोबुलेटेड से एरियाज है। तो ये सारे के सारे वेरिसेस को इंडिकेट करते हैं, और फिर आपने इसमें आगे फर्दर वर्क का बताना है कि जी इसका चूंकि ये पोर्टल हाइपरटेंशन है तो मैं सिरोसिस और बाकी ये सारे के सारे जो पूरी की पूरी कहानी है वो आप लोगों ने इसको सुनानी है। अच्छा जी, उससे अगला क्वेश्चन है, इसमें जो आपका था क्वेश्चन के जो ये इमेज था, ये देखें, इसमें उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या ये हमें ये तो पता लग गया था कि ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, ये ना रीनल स्टोन हो सकता है ना टिफलाइटिस हो सकता है, ये मोस्ट लाइकली जो था वो हमारे लिए अपेंडिसाइटिस ही था, क्योंकि टिपिकल इसकी अपीयरेंस आ रही थी और साथ इसकी इन्फ्लेमेशन थी पूरी की पूरी, जो क्या कहते हैं वो जो फैट्स यानी कि जरा एक्ोजेनिक हो जाती है उसके साथ, अपेंडिसाइटिस के साथ जो पेरीपेंडिसियल फैट है। तो इसमें जो मेन फाइंडिंग थी वो ये थी कि अगर वो कॉम्प्लिकेट करता तो उसमें क्या होता है कि वो पेरीपेंडिसियल फ्लूइड आता, यानी कि परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ना उसमें। तो एक मिनट आप यहाँ ये देखें, इसमें अब आपको ना इस इमेज में सिर्फ वेल डिफाइंड सा एरिया आ रहा है, एक्ोजेनिक फैट तो नजर आ रही है लेकिन कहीं पे भी आपको फ्लूइड नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपको इसके साथ कोई फ्लूइड की ट्रैकिंग या इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल ये अनकॉम्प्लिकेटेड जो है अपेंडिसाइटिस है, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर इसके बाद आपको पेरीपेंडिसियल फ्लूइड नजर आना शुरू हो गया, आपको साथ एब्सेस फॉर्मेशन नजर आनी शुरू हो गई है, गैंग्रीन परफोरेशन, तो वो सारी की सारी जो है फिर आपकी जो है वो मतलब इसके अंदर फिर आपको उसमें यानी कि फर्दर यानी कि कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस में इसको डालना पड़ता है, और ये आगे प्रोग्रेस कर सकता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर।
म्यूकोजल डिस्ट्रप्शन जो है वो अगर आगे पीछे ठीक है तो फिर वो इतनी नेक्रोसिस को इंडिकेट नहीं करती। लेकिन इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि क्या इस वक्त ये कोई कॉम्प्लिकेशन कर चुका है पेंडिसाइटिस या नहीं। तो इस इमेज में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि कोई लीकेज नहीं है, कोई परफोरेशन नहीं है। तो इसलिए हम उसको फिर अनकॉम्प्लिकेटेड में डालेंगे अगर हमें पूछा जाएगा ये कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड में से किस में फिट इन होता है। अच्छा जी। उससे अगला जो था वो ये क्वेश्चन था। हाँ, इसके लिए एक मिनट में आपको दिखाता हूँ एक इमेज। ये देखें, इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा इसको देख के। ये पहले भी आप लोग कई बार याद कर चुके हैं इमेज को, कि अगर तो ऑर्गन के लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग वो रिमूव यानी कि मूव कर गया है तो फिर ऑर्गेनो एक्सियल है, और अगर मिजेंट्री के लॉन्ग किया है तो फिर मिजेंट्रो एक्सियल है। तो इसके अंदर जो था वो आपका, एक मिनट ये देखें यहाँ से इस इमेज को देखेंगे ना आप, तो फिर इसमें आपको एक मिनट में देना। मैं इसके साथ दूसरा इमेज कहाँ गया, एक मिनट। अब इसके साथ अगर आप कंपेयर करें ना तो फिर आपको इसमें आइडिया होगा कि ये इसको ज्यादा फेवर कर रहा है जो ये वाला इमेज है। और ये देखें इधर से ऊपर से जाके फिर इस तरह नीचे आ रहा है। तो ये जो बेसिकली था, ये था आपका मिजेंट्रो एक्सियल गैस्ट्रिक वॉल्वुलस इसमें। ठीक है। और इसके लिए जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके, और लेकिन आपको ये याद रखना पड़ना है। और इसके बल्कि मैं इस तरह करूंगा कि दो तीन सिटी के इमेजेस ना दोनों के, क्योंकि जब तक आप दोनों साइड बाय साइड इमेजेस नहीं रखेंगे ना कि वो किस तरह नजर आता है और ये किस तरह नजर आता है, तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन इसको मैं क्लियर कर दूंगा फर्दर आपको कि किस तरह दोनों सिटी में इमेजेस में डिफरेंस किस तरह नजर आता है। ठीक है। तो ये लेकिन इसके अंदर जो था, ये पेशेंट जो था ये आपका मिजेंट्रो एक्सियल वल्वुलस का था, गैस्ट्रो एक्सियल वल्वुलस का या ऑर्गेनो एक्सियल वल्वुलस का नहीं था। आइटल हर्निया जो होता है ना वो इस तरह, हाँ, मतलब रोटेट करके उसको डायलेट तो नहीं करेगा ना ये वाले एरिया को सारे को। ये तो अब वो ट्विस्ट हुआ पड़ा है ना पूरे का पूरा। इसमें द गैस्ट्रिक पाइलोरिस फ्लिप्स superior टू द गैस्ट्रिक फंडस। सबसे पहली चीज ये है कि जो पाइलोरिस है वो गैस्ट्रिक फंडस से ऊपर चला जाता है। और दूसरा ये कि जो मोर कॉमन इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रेंगुलेशन से भी ज्यादा ये है अगर मिजेंट्रो एक्सियल हो। और एक जो इसका वो है ना क्या कहते हैं एक्सरे, उसमें आपको दो गैस्ट्रिक बबल्स नजर आ रहे होते हैं इसके अंदर। क्योंकि इसमें जो जो आपका मिजेंट्रो एक्सियल है ना, इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो गैस्ट्रिक इसका वो है ना, ये देखें, ये जो इसका पाइलोरिस का पार्ट है मिजेंट्रो एक्सियल में ये ऊपर चला जाएगा, जबकि इसमें ऑर्गेनो एक्सियल में वो पार्ट नीचे ही रहता है। ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें आपको ये ऑलमोस्ट इस जगह पे वो आया पड़ा है जो इसका ये, बल्कि बल्कि ऑलमोस्ट इस एरिया में है। तो ऐसे से वो वाले इमेजेस नहीं है इसमें, ब्राउज नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको ब्राउज करके दिखाया था कि इसका वो कहाँ पे कौन कौन से एरियाज हैं। तो इसके खैर ये आप नोट डाउन कर लें, इसका मैं ना आपको एक एक केस दोनों का दिखा दूंगा कि किस तरह आपने दोनों को साथ साथ रख के देखना है। और खासतौर पर जब वो ट्विस्टिंग हो जाए और रोटेशन हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो गैस्ट्रिक जो हाइटल हर्निया है वो इतना नहीं होता। वो हाइटल हर्निया तो काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होता है ना, कि उसमें तो गैस्ट्रिक का पार्ट होता है लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नाटनी के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। ये इसका जो पाइलोरिस और ड्यूडेनम है उसका एरिया यहाँ पे पहुंचा हुआ है तकरीबन इस पेशेंट के अंदर। तो अगर इस एरिया में आ रहा है तो ये जरूरी बात है कि जो मतलब एक्सियल के अंदर, तो ऑब्वियसली आप इसको देखें कि आधा पार्ट इस साइड पे डायफ्राम के, आधा पार्ट इस साइड पे, और जो पाइलोरिस पार्ट है वो इस जगह पे ऊपर आया पड़ा है इसके अंदर पेशेंट के अंदर। और जो ये इसमें मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये देखें ये इसके अंदर जो है ना गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो है वो यहाँ पे है।
और जो उसके बाद पाइलोरिस है वो उससे भी ऊपर जाके पड़ा हुआ है, मतलब वो इस वजह से रोटेट करके वो ऊपर चला गया हुआ है। तो ये याद रखना आपने कि अगर इसको आपको इस तरह की पिक्चर नजर आ रही है, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे, ये आखिरी दो इमेजेस को आप मतलब देखें कि ये जो इमेज है इसमें अगर आप इस पॉइंट इसको मैं अगर ओपन करता हूँ आपको, इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो ये दरमियान में नजर आ रहा है आपको, ये इसका डुडेनम का पार्ट है, यानी कि पाइलोरिस इस लेवल पे आया पड़ा है। यानी कि पाइलोरिस बेसिकली जो मेसेंट्रो एक्सियल में है उसमें से वो फंडस से भी ऊपर पहुंचा हुआ है, ये फंडस से भी ऊपर गया हुआ है। तो अगर सिंपल हाइटल हर्निया होता तो कभी भी वो तो इस तरह ड्रैग करके ऊपर चला जाएगा ना, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें ये इस तरह स्टमक जो है ये वाला एरिया ऊपर ट्विस्ट करके ऊपर आया पड़ा है। तो ये जब ऊपर गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका आउटलेट वाला पार्ट है, गैस्ट्रिक एंट्रम वाला पार्ट है, वो गैस्ट्रिक फंडस से भी ऊपर जाके पड़ा हुआ है। तो इसलिए आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। अच्छा जी, उससे अगला क्वेश्चन जो है वो था, हाँ ये वाला, क्या कहा गया, ये थोड़ा सिंपल था। इसमें क्या था कि आपका गिवन द इमेजेस, इसमें आपने ये जो फ्लो पैटर्न था, ये देखिए इसका जो फ्लो पैटर्न था ना ये वाला, ये वाला, तो इसमें आपको ये पोर्टल वेन का फ्लो पैटर्न था और इसके अंदर आपको ये ऊपर नीचे इस तरह, यानी कि इंडिकेट कर रहा था कि इसमें जो है प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका हुआ है। ठीक है, और ये जो ये सारे का सारा पार्ट, इसलिए ये जो इस तरह का अगर आपको फ्लो पैटर्न मिले पोर्टल वेन में, तो इसका मतलब ये है कि आगे जो यानी कि जहाँ पे फ्लो जा रहा है पोर्टल वेन का, वहां पे हाई रेजिस्टेंस है। जब ये आगे जाता है तो फिर उसके बाद वापस आता है, जबकि नॉर्मली पोर्टल वेन का जो फ्लो होता है वो मोनोफेरिक होता है, वो एक साइड को यानी कि सिर्फ लिवर की तरफ जा रहा होता है, यानी लिवर के अंदर आ रहा होता है, लिवर से बाहर नहीं निकल रहा होता है। इसमें क्या है, इसमें फ्लो इस तरह जाता है फिर वापस आता है, फिर जाता है फिर वापस आता है, और ये आपको इसके इंडिकेट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ इसमें क्या और फाइंडिंग थी कि इसका गाल ब्लैडर जो है वो भी थिक वॉल्ड था। तो अब इनमें से आपने करना था कि कौन कौन से इसमें इमेजेस में ये आपको इसमें से डिफरेंशियल मोस्ट लाइकली कौन सा है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होता है वो आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से क्या होता है कि राइट हार्ट फेलियर में जा चुके होते हैं, और राइट हार्ट फेलियर की वजह से जो पल्मोन जो इसके अंदर हेपेटिक वेन्स हैं उनमें फ्लो सही तरह आगे जा नहीं सक रहा होता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बैक प्रेशर देता है ऑन दी पोर्टल वेन। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जैसे हार्ट बीट आती है ना पल्सेशन, उसी की वजह से वो पल्सेशन पीछे शिफ्ट हो जाती है पोर्टल वेन में, और इसमें आपको पल्सेटाइल फ्लो मिलना शुरू हो जाता है। कार्बोरेटेड कार्सिनोमा हो नहीं सकता क्योंकि डिफ्यूज थिकनिंग है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की रीजन कोई नहीं है इसके अंदर। बाकी एक्यूट हेपेटाइटिस में आपको पता है कि लिवर इनलार्ज करता है और उसमें पोर्टल वेन डायलेट करती है, उसमें पोर्टल वेन जो है वो इस तरह रिवर्सल ऑफ फ्लो नहीं देती। और लिवर सिरोसिस में भी जो है वो लिवर का आर्किटेक्चर इतना नॉर्मल नहीं रहता है, इसमें लिवर का जो है आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसलिए ये सारे के सारे फीचर्स आपको इसलिए दिखाए गए हैं कि आपको पोर्टल वेन के अंदर फ्लो का आइडिया हो कि अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो वो किस तरह प्रेजेंट करेगा। एक ये पेशेंट था जो थोड़ा सा टेक्निकल था, और इसके लिए पहले मुझे आपको एक और इमेज दिखाना पड़ेगा जिसमें आप ये देखेंगे। एक मिनट मुझे दिखाने देना। जो फाई एंगल होता है ना, वो अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर से देखें ना, तो ये स्पाइन की लॉन्गिट्यूडनल एंगल है कि जिसमें स्पाइन जा रही है नीचे, और इसके ऊपर ये गैस्ट्रिक का जो बैंड सा जो चढ़ाया हुआ है ऊपर, ये उसका एंगल है। तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने जो बैंड है उसका और इसका जो एंगल आपस में है वो कितना है, इसको आप फाई एंगल कहते हैं, जो PHI एंगल लिखा होता है। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो आपका इसमें फाई एंगल बना हुआ है, ठीक है, which of the following is an appropriate angle found between the long axis of gastric band। इस तरह के यहाँ पे अभी हमने देखा है, कहाँ गया एक मिनट है, हाँ ये ठीक है, ये ये है इसका लॉन्ग एक्सिस ना उस बैंड का, तो ये और स्पाइन के दरमियान में जो एंगल बनता है ये इस तरह डायरेक्शन में, ये इसको आप फाई एंगल कहते हैं। जो फाई एंगल है, उसने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि फाई एंगल जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब जो एक सेकंड कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आ गया। तो जो फाई एंगल की नॉर्मल वैल्यू है वो आपकी होती है फ्रॉम 4 डिग्री टू 58 डिग्रीज।
ठीक है, यानी कि 4 डिग्री से लेके, मतलब इस तरीके से लेके वो 58 डिग्री तक आ सकता है। और आइडियल जो इसका एंगल है वो 45 डिग्री होता है। और 45 डिग्री का मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट ये 45 डिग्री है। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे ये, अगर ये ट्यूब जो इस तरह पड़ी हुई है, इस तरह, ये थोड़ी इस तरह भी होगी तो ठीक है, इस तरह होती जाएगी तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आपने इसको बेसिकली स्पाइन और इसके दरमियान में जो एंगल है वो मैक्सिमम 58 डिग्री हो सकता है। तो इसका मतलब ये था कि इन सारी ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ठीक थी वो 50 डिग्री थी, क्योंकि 58 से बाद अगर 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे एबनॉर्मल एंगल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर तो बिल्कुल ही 90 डिग्री पे पहुंचा हुआ था। अगर आप इसके इमेज को ये देखें तो ये देखें, ये इसका ट्यूब का लॉन्ग एंगल है और ये इसकी स्पाइन आ रही है। तो स्पाइन के साथ अगर मैं इस एंगल बनाऊं तो ये ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्री इस तरह बन रहा है, जबकि इसको नॉर्मली 45 डिग्री पे होना चाहिए या 45 डिग्री से कम होगा, मैक्सिमम 58 डिग्री तक। तो अगर आप इसके दरमियान में जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि 58 डिग्री से ज्यादा नीचे ना गया वो। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब अब ये फेलियर की तरफ जा रहा है और ये ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ इसमें आपको वो एंगल का ही पता होना चाहिए कि एंगल कितना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 44 डिग्री से लेके 58 डिग्री। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन 35 था। बस थोड़ी सी मत करें, इसमें हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, 68-year-old मैन इज वेलिडेटेड फॉर abdominal पेन, दिस बायोप्सी रिवील्स दिस। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड स्ट्रांगली सपोर्ट रिसेक्शन। अब उन्होंने कहा है कि जी रिसेक्शन करने के लिए सबसे जो ज्यादा है वो क्या चीज सबसे ज्यादा वरीसम है। तो ये बेसिकली उसका एक फ्लो चार्ट है। और लेकिन इस सारे फ्लो चार्ट को जो है वो ये भी मैं शेयर करता हूँ अभी आप लोगों के लिए ना, ताकि ये भी, इसका भी इमेज मैं उसी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जो हमारा ग्रुप है। तो उसमें फिर लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अगर आप इसमें देखेंगे ये कि इसमें कौन सी मिलिग्नेंसी का है, तो नो, यस, ये सारे का सारा चल जाता है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास ऑप्शन थी, एक सेकंड में, इसमें थी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट वही जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था, द प्रेजेंस ऑफ अ म्यूरल नोड्यूल। और इसके लिए जो ये पूरी की पूरी जो एक वो है हमारी, इसको बंद कर दो, ये काफी सारे उसमें आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं तो इसलिए थोड़ी सी चीजें डिसऑर्गेनाइज हो रही हैं। ये देखें, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो हाई रिस्क स्टिग्मेटा है उसमें आपके पास एनहांसिंग म्यूरिन नोड्यूल मोर देन 5 मिलीमीटर और मेन पेनिक्लेट डक्ट मोर देन 10 मिलीमीटर। ये दो जो डिफरेंशियल्स हैं, ये इसमें से अगर आप देखें तो प्रेजेंस ऑफ म्यूरल नोड्यूल जो है वो आपके इस आईपीएमएन के अंदर सबसे ज्यादा वो है। अगर ये प्रेसिडेंट है या इसमें से ये वाली चीज अवेलेबल है तो फिर आपने कंसिडर सर्जरी पे चले जाना है। तो इसका मतलब ये है कि रिसेक्शन के लिए अगर इन दोनों में से कोई चीज भी फिल इन हो गई है, यानी कि या तो इनहांसिंग म्यूरल नोड्यूल आपको 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर ज्यादा मिल गया है, या फिर जो पेंक्रियाटिक डक्ट है वो 10 मिलीमीटर ज्यादा डायलेटेड है, तो फिर आप इसको सर्जरी में ले जाएं और उसके हिसाब से फिर आप उसको सर्जरी रिसेक्शन कर देंगे। लेकिन ये फ्लो चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये आईपीएमएन का जो फ्लो मेथड है ना कि किस तरह इसको चलाना है, तो इसमें आपको ये सारे का सारा आइडिया हो जाए। ये सॉर्ट ऑफ मेमोरी स्टफ है, मतलब आपने याद रखना है ये चीजें। उसके बाद आता है, हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा, आप फिक्र ना करें, नहीं तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं बल्कि अभी 5-10 मिनट तक ये लेक्चर खत्म होते ही पहले ये चीजें शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा, उसके बाद था कि सीटी वाज परफॉर्म्ड इन अ 30 ईयर टू एवेलुएट सिम्टम्स ऑफ, ये कौन सा था, एक सेकंड में, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें इसमें लिखा था पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट स्पेन, स्पेन SPEN। ठीक है, स्पेन का ये अब डिफरेंशियल आपसे यानी कि वो पूछ रहा है उसकी डिस्कशन। इसमें जो स्पेन है उसमें से कौन सी चीज में ट्रू है। ठीक है, तो इसमें से क्या ये मेल में ज्यादा होते हैं, तो इसमें ये पता है आपको कि 90% जो है वो फीमेल में होते हैं और 10 से 40 साल की एज के दरमियान में करते हैं। और जो है मोस्ट कॉमनली अकर इन पेंक्रियाटिक हेड, तो ये नॉर्मली जो है वो लोकेटेड होते हैं किसमें, पेंक्रियाटिक बॉडी और टेल के अंदर। और दूसरा ये कि जो ये है जनरली मल्टीलोकुलर, तो इसमें उसमें लिखा पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन है और मिक्स्ड हेट्रोजीनस होते हैं ये।
और इन्हांसमेंट आल्सो हेट्रोजीनस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोजीनस तो होते हैं लेकिन मल्टी लोकुलर इतने नहीं होते ये, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो एक ऑप्शन है डज नॉट कंटेन अ सेंट्रल स्कार, ये इसमें जो ठीक है क्योंकि इसमें सेंट्रल स्कार जो है वो इसका फीचर नहीं है। और दूसरा ये है कि जो लीजन्स है लो मेलिग्नेंट पोटेंशियल, हाई मेलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता है इनमें स्पेन में, ये भी आपने याद रखना है कि इसका तो ये सिर्फ इसके मेन फीचर्स के लिए था, जिसमें से जो है ये फीचर इंपॉर्टेंट है कि ये डज नॉट कंटेन अ स्कार, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद ये वही सिंपल वाला क्वेश्चन था आपके लिए कि जो इसका विगट मायर रूल है, इसमें क्या होता है कि जो अपर मोइटी जो है वो उसकी, यहाँ पे इसने ये पूछा हुआ था कि 16 ईयर वही जो डुप्लेक्स के साथ प्रेजेंट हुई है, तो विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली एटियोलॉजी, और उसमें जो है वो क्या होगा इसके अंदर कौन सी साइड का, कि इसका लेफ्ट अपर मोइटी का जो यूरिटर है उसकी एक टॉपिक इंसर्शन होगी, लेफ्ट ये सॉरी अपर का, ठीक है। तो इसमें जो अपर मोइटी का यूरिटर आ रहा होता है उसकी एक टॉपिक इंसर्शन होती है, और जो उसकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है उसकी रीजन इसकी लेफ्ट अपर पोल का जो मोइटी यूरिटर है, उस अपर मोइटी का जो यूरिटर है उसकी एक टॉपिक इंसर्शन है, वो सब वेजाइना में इंसर्टेड हो, वहां से फिर वो चूंकि रुक नहीं सकता तो कॉन्स्टेंटली जो है वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस जारी रहती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर एक अगला क्वेश्चन जो था, तो तीन रह गए बेफिक्र है। अच्छा उसके बाद हाँ ये था रीनल मेडुलरी कार्सिनोमा। इसमें ये याद रखना आपने कि जो मेडुलरी रीनल रीनल मेडुलरी कार्सिनोमा है वो सिकल सेल ट्रेट के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि जो वॉन हिप्पल डिजीज है उसके अंदर जो है आपके पास आरसीसी कॉमन है। उसके बाद जो दूसरा है बर्ड हॉग ट्यूब, उसके अंदर जो है आपका जो रीनल कैल्स वो है आरसीसी ही कॉमन है, लेकिन वो क्रोमोफोब आरसीसी जिसका है वो क्लासिकली क्रोमोफोब नाम देते हैं वो होगा इसमें कॉमन। उसके बाद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर जो है वो आपकी एंजियोमायोलाइपोमास जो है वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू बाकी ट्यूमर्स की, और जो फिर गॉर्लन सिंड्रोम उसके अंदर कोई इंक्रीज इंसिडेंस नहीं होता किडनीज के अंदर कोई, स्पेशली किसी ऐसे ट्यूमर का कि जो बहुत ज्यादा किडनी से रिलेटेड है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है वो सिकल सेल ट्रेट की थी। उसके बाद 39 नंबर आपका क्वेश्चन था कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि जो आपका थर्ड ईयर सॉरी फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आपका जो प्रिडिक्शन है गेस्टेशनल एज की, तो वो कौन करता है, तो वो बीपीडी से आप लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो सीआरएल है वो आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए और मोस्ट रिलायबल जो मेथड है वो सीआरएल ही है, ठीक है, जिसमें आप डेफिनेट मेक श्योर कर सकते हैं कि कितनी एज है। लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर गया है, 13 वीक्स क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर सीआरएल जो है चूंकि वो फ्लेक्स एक्सटेंड करना शुरू हो जाता है बच्चा, तो आपकी जो सीआरएल है उसकी वैल्यू रिलायबल ही नहीं रहती, आपको नहीं पता कि वो नॉर्मल सीआरएल में है या वो फ्लेक्स एक्सटेंडेड है। तो जो फ्लेक्शन की वजह से यानी कि वो अपने जो कम हो जाता है, तो फिर सीआरएल की वैल्यू जो है फाल्सली आप कम लेते हैं। तो 13 वीक्स तक हो चुके बच्चा खुद फ्लेक्स नहीं हो सकता, तो इसलिए उस वक्त तक तो सीआरएल की रिलायबिलिटी है। लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बीपीडी की है। एब्डोमिनल फीमर लेंथ फिर आप थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए लेते हैं, क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि हेड फिक्स हो चुका होता है, तो हेड फिक्स होने की वजह से क्या होता है कि वो फिर जो उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाता होता है, तो फिर बीपीडी मतलब रिलायबल नहीं रहेगी, क्योंकि उस पर आपको नहीं पता कि कितना प्रेशर है उस बच्चे के हेड के ऊपर, तो बीपीडी जो है वो फाल्सली उसकी वैल्यूज फाल्स भी हो सकती हैं। तो इसमें अब आपके पास जो इसकी आपकी है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए जो करेक्टेड बीपीडी या बीपीडी जो है वो यूज होगी। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मलेरियन डक्ट एब्नॉर्मेलिटीज हैज द हाईएस्ट एसोसिएशन विद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ये फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इसमें आप लोगों को ये हमेशा पता है कि सेप्टेड यूट्रस जो है वो इसके साथ जो है सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है, और उसकी रीजन क्या है कि वहां पे जो सेप्टेड सेप्टा होता है उसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती, वो एवास्कुलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसके ऊपर जाके कोई चीज इम्प्लांट हो जाए तो या उसको जाके टच करे तो वहां पे वो उसके अंदर आगे ग्रो कर ही नहीं सकती। इसमें बीपीटी लिया जाएगा, करेक्टेड बीपीटी नहीं, यानी कि सही तरीके से बीपीटी जो है ना उसको ली जाए, तो बस वो बीपीटी को आप अभी फिलहाल यूज कर लें। तो यहाँ पे हमारा जो है सेशन कंप्लीट होता है, और काफी लंबा सेशन था, और जो एग्जाम है उसके मैं आपको एक बार रिजल्ट जरूर दूंगा, क्योंकि वो आप लोगों के पिछली दफा भी रह गए थे। तो अभी इस दफा जो हमारे पास है ना ताकि ले जी, ये हमारे पास जो माशाल्लाह इस बार टॉप पे हैं वो हैं फिर डॉक्टर लतीफ़ कामरान, वो 87.5% नंबर पे हैं। उसके बाद हैं तीन लोग 80% पे,
उसमें डॉक्टर हिरा ज़ेब हैं, डॉक्टर महविश ज़ारा हैं, डॉक्टर मदीहा हैं, ये सारे 80% पे हैं। और उसके बाद थर्ड पे एक है, वो डॉक्टर नाजिश हैं, वो 77.5% पे हैं। तो चलें जी, मुबारक हो जिन जिन लोगों ने टॉप किया। अब अगले टेस्ट के लिए तैयारी रखें, और फिर इंशाल्लाह जो है ना, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चीज़ें सारी डिस्कस कर लेंगे मीन वाइल, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे सेशंस पड़े हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस दौरान आप लोग मैक्सिमम मतलब चीज़ों को रिवाइज करें और सीखें, और ताकि आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको हमने डेवलप करना है कि उधर अगर ऐसी चीज़ें भी आ जाएं जो आपने कभी नहीं सुनी, तो आप कम से कम अपनी प्रोसेसिंग कर सकें कि किस तरह जो है आपने चीज़ों को मतलब लेके आगे चलना है। ताकि, क्योंकि जाहिर बात है हर चीज़ तो कवर नहीं हो सकती रेडियोलॉजी में, लेकिन अप्रोच जो है वो बनाई जा सकती है कि जब आपने रनवे को अप्रोच करना है तो आपने कितनी हाइट रखनी, कैसे जाना है, उसके बाद लैंडिंग कैसे करते हैं, ये डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसका मेच्योर होना अच्छे कंसल्टेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है, कि आप उसको, जहाँ पे आपकी लिमिटेशंस आपको पता होगा यहाँ मुझे नहीं आता और यहाँ मैंने कैसे हेल्प लेनी है, और जहाँ पे आपको आता है वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होगी यहाँ मुझे आता है और मुझे यही याद करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। आप लोगों का अगला टेस्ट कल शाम तक, रात तक मैं अपडेट कर दूंगा, तो बस उसको भी कोशिश करें जितना जल्दी दे सकें, तो दे के तो फिर इंशाल्लाह इसकी भी रिकॉर्डिंग कल तक रात तक इंशाल्लाह हम दे देंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।